हेलो बच्चों, माई सेल्फ संजीव शुक्ला और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के इस लेक्चर में। और आज का अपना जो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का वो है एनालिटिक फंक्शंस और उनकी प्रॉपर्टीज। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या टॉपिक जो है कवर करने वाले हैं। तो एक तो हम देखेंगे कि भाई एनालिटिक फंक्शंस से क्या मतलब है ना। डिफरेंशिएबल फंक्शंस हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था। आज हम एनालिटिक फंक्शंस पढ़ेंगे और डिफरेंशिएबिलिटी की भी कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एनालिटिक फंक्शंस डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ स्पेशल फंक्शंस और उनकी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये रिजल्ट जो कहता है कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन ऑफ क्या नाम है टू वेरिएबल एक्स और वाई है। अब यहाँ पे रियल वैल्यूड ही मान के चलो, u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड इट इज रियल वैल्यूड, हैज पार्शियल डेरिवेटिव्स ux एंड uy दैट वैनिश एट एवरी पॉइंट ऑफ अ रीजन d, देन u इज कांस्टेंट। मतलब ये बेसिकली कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी इस प्रकार का रियल वैल्यूड फंक्शन है, आई एम टॉकिंग अबाउट रियल वैल्यूड फंक्शन, सो u इज बेसिकली अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम R2, ठीक है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो डिफाइंड ऑन C टू R। दो वेरिएबल एक्स कॉमा वाई तो आप उसको सी भी बोल सकते हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे वेरी कर रहे हैं अपना। ठीक है, तो कोई भी इस प्रकार का अगर फंक्शन है ना, जिसके पार्शियल डेरिवेटिव्स एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में वैनिश हो रहे हैं एट एवरी पॉइंट ऑन अ रीजन डी। रीजन मतलब ओपन कनेक्टेड सेट। तो किसी ओपन कनेक्टेड सेट के हर पॉइंट पे इसके जो डेरिवेटिव्स हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में, वो वैनिश हो रहे हैं, मतलब खत्म हो रहे हैं, जीरो हो रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ऐसा फंक्शन को फिर कांस्टेंट होना पड़ेगा। ऐसे फंक्शन क्या होना पड़ेगा? कांस्टेंट। मतलब दैट मीन्स अपने पास एक रीजन है, वी हैव एन ओपन कनेक्टेड सेट, ठीक है, सपोज करो ये है, और इस रीजन पे डिफाइंड है अपना फंक्शन, है ना, दिस इज द ओपन कनेक्टेड रीजन डी। और इसके पास क्या प्रॉपर्टी है कि भाई ये हो सकता है पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे ना डिफाइंड हो, ये डी से आर डिफाइंड हो, डी इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन, है ना, जरूरी नहीं कि पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिफाइंड है। ठीक है, सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन टू आर है कोई फंक्शन जहां डी एक रीजन दिया हुआ है जिसके हर पॉइंट पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जीरो है। आपने को प्रूव करना है कि ये फंक्शन होगा कांस्टेंट। अच्छा, किसी को कांस्टेंट कैसे दिखाते हैं? इफ आई हैव टू प्रूव दैट अ फंक्शन इज कांस्टेंट, कैसे दिखाएंगे? ये अपना वाई एक्सिस हो गया, ये अपना एक्स एक्सिस हो गया। अगर मुझे दिखाना है कोई फंक्शन कांस्टेंट है तो मैं कैसे दिखाऊंगा कि वो कांस्टेंट है? तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि हर दो पॉइंट पे, मतलब कोई भी पॉइंट आप दो डिस्टिंक्ट ले लो, उन पे वैल्यू जो है फंक्शन की वो सेम आएगी। मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास एक पॉइंट है, सपोज करो यहाँ पे कैपिटल P, और एक पॉइंट यहाँ पे है कैपिटल Q, तो जो वैल्यू P पे होगी वही वैल्यू Q पे होगी, है ना, ये दिखाना है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि अगर अपने पास कोई रीजन है, दैट मीन्स अगर अपने पास कोई ओपन कनेक्टेड सेट है, ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, तो आप उसके कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन दोज टू पॉइंट्स बाई एन एक्सिस पैरेलल पाथ। मतलब आप जो है P से Q को ज्वाइन ऐसे कुछ पाथ से कर सकते हैं कि P से लेकर के Q तक जाने के लिए आप पहले P से किसी R तक गए, ठीक है, P से आप किसी R तक गए, फिर R से जो है आप Q तक गए। ठीक है, P से लेकर के R तक गए, R से लेकर के Q तक गए। मान लो ये अपना पॉइंट था A कॉमा B, है ना, ये अपना मान लो पॉइंट है C कॉमा D। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो यहाँ पे ये लेंथ B है और ये लेंथ C है ना, नहीं, x एक्सिस मतलब ये वाला लेंथ पूरा C है, मतलब x कोऑर्डिनेट इसका C होगा, और जो y कोऑर्डिनेट है इसका ये वाला वो B होगा। ठीक है, समझ रहे ना, ऐसा कुछ होगा पॉइंट ये R। अब मुझे दिखाना ये है कि भाई जो वैल्यू P पे है वही वैल्यू Q पे है। मैं करने क्या वाला हूँ, मैं दिखाऊंगा पहले कि जो वैल्यू P पे है वही वैल्यू R पे है, और फिर मैं दिखाऊंगा जो वैल्यू R पे है वही वैल्यू Q पे है, तो अल्टीमेटली जो वैल्यू P पे है वही वैल्यू Q पे है, ऐसा प्रूफ हो जाएगा। अब वो कैसे करूंगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। अगर मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँ, आप यहाँ पे देखना, जब आप P से R की तरफ जा रहे हैं इस लाइन सेगमेंट पे, PR लाइन सेगमेंट, तो यहाँ पे B कांस्टेंट है, वेरी क्या कर रहा है, x कोऑर्डिनेट, कहाँ से कहाँ तक, A से C तक। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ
कि y कोऑर्डिनेट मेरा जो है वो कांस्टेंट है, तो मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, आई एम कॉलिंग दैट फंक्शन, लेट मी कॉल इट फाई फ्रॉम क्लोज इंटरवल a कॉमा c टू r, और कैसे डिफाइन कर रहा हूँ कि फाई एट x इज इक्वल टू यू एक्स कॉमा बी. So this ux comma b is now a function of x alone, right? Now it is a function of x alone. दूसरा आपको दिया है कि u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो अगर u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूं कि जो अपना ये फाई फंक्शन है वो क्या है, फाई इज कंटिन्यूअस, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब डिफरेंशिएबल हो गया विद रिस्पेक्ट टू x, है ना. सो फाई इज कंटिन्यूअस, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, है ना, इस कंटिन्यूअस से कम रियल में तो जानते हैं, कॉम्प्लेक्स में भी हालांकि होल्ड करता है. तो यहाँ पे अभी हम रियल वैल्यूड फंक्शन की बात कर रहे हैं. फाई इज कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल a कॉमा c. ऑल्सो फाई इज डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल a कॉमा c, एंड देयरफॉर बाय Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम फॉर रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होगा, बाय Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम, Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, लेट मी कॉल इट x नॉट बिलोंग्स टू द सेट a कॉमा c सच दैट फाई एट c माइनस फाई एट a इक्वल्स फाई डैश एट x नॉट इनटू c माइनस ए. अब आप ये देखिए, आपको दिया हुआ है कि फंक्शन का फाई एक्स का जो वैल्यू है वो यू एक्स कॉमा बी है. मतलब अगर मैं फाई डैश एक्स की बात करूं तो फाई डैश एक्स होगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है, तो यहां से जो अपना फाई सी माइनस फाई ए है वो आ गया यू एक्स एट द पॉइंट एक्स नॉट कॉमा बी इंटू में सी माइनस ए. बट अपने को गिवन कंडीशन ये है कि जो अपना ये फंक्शन है ना, इसके पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई दोनों जो है वो वैनिश हो जा रहे हैं. मतलब यू एक्स जो है ये यू एक्स एक्स नॉट कॉमा बी, इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, जीरो, है ना. तो ये हो जाएगा अपना जीरो इंटू सी माइनस ए, दैट मीन जीरो. तो यहां से अपना फाई सी माइनस फाई ए जीरो आ गया. तो यहां से फाई सी बराबर फाई ए आ गया, फाई सी बराबर फाई ए आ गया. फाई सी क्या है, फाई सी बराबर फाई ए आ गया. फाई एक्स क्या था, फाई एक्स था आपका यू एक्स कॉमा बी, फाई एक्स का था यू एक्स कॉमा बी. तो फाई सी क्या हो गया, फाई सी हो गया यू सी कॉमा बी, और फाई ए क्या हो गया, फाई ए हो गया यू ए कॉमा बी. तो फाई सी कॉमा इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट आर, और फाई ए कॉमा बी इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पी. तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि यू आर इनफैक्ट यू पी इक्वल टू यू आर, राइट. आप कह रहे हैं यू पी इक्वल टू यू आर. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. ठीक है, अब अगर आप इस लाइन के थ्रू जाएं जो वर्टिकल लाइन है पी क्यू आर क्यू, तो यहां पे आप देखें तो अब कौन कांस्टेंट है, सी, एक्स क्वाड्रेंट, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट, और वेरी कौन कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट, है ना, वाई कोऑर्डिनेट. तो अब मैं क्या कर सकता हूं मैं एक नया फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं. सो आई एम गोइंग टू डिफाइन अ न्यू फंक्शन. नाउ डिफाइन अ फंक्शन साई, लेट मी कॉल इट. वो कहां से कहां डिफाइन करूंगा मैं, तो कौन वेरी कर रहा है देख लो ना, वेरी कर रहा है बी से डी तक, है ना. तो मैं बी से डी तक डिफाइन करूंगा, बी से डी तक, ये वाला पी कॉमा डी इंटरवल से आर तक. कैसे डिफाइन करूंगा कि साई एट एनी वाई विल बी यू सी कॉमा वाई. तो फिर वही कहानी पूरी की पूरी, क्योंकि u के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और y दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो y के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा. तो आप पहली चीज तो ये कंक्लूड कर पाओगे कि फाई इज कंटिन्यूअस ऑन b कॉमा डी, पहली चीज तो ये आ जाएगा. दूसरा, साई इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन b कॉमा डी. So therefore by Lagrange's mean value theorem, you will definitely get a point, है ना, एक पॉइंट आपको ऐसा मिल जाएगा, you will get a point, let me call it y naught belongs to the interval
b comma d such that psi at d minus psi at b will be psi dash at y naught into d minus b। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब अगर आप देखें ध्यान से तो यहां आप देख पाएंगे नाउ जो आपका साइड एस एट वाई वो है कुछ नहीं यू वाई एट सी कॉमा वाई, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। सो व्हाट विल बी साइड एस एट वाई नॉट, दैट विल बी यू वाई एट सी कॉमा वाई नॉट। बट इट इज गिवन कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई दोनों ही वैनिश हो रहे हैं। वहां से आपको ये ज्ञान मिलेगा कि जो अपना साइड एस वाई है, साइड एस वाई नॉट है, वो हो जाएगा जीरो। और जैसे ही साइड एस वाई नॉट जीरो हुआ, लेट मी कॉल इट इक्वेशन नंबर 2 बिकॉज ऑलरेडी नहीं, चलो छोड़ो इसको, मैं स्टार बोल देता हूँ। व्हाट्स इन अ नेम, कॉल इट स्टार, है ना। तो फ्रॉम स्टार यू कैन सी कि भाई जो अपना फाई डी माइनस फाई बी है, सॉरी साई डी माइनस साई बी है, वो जीरो हो जाएगा। तो यहां से साई डी बराबर साई बी हो जाएगा। साई डी माने क्या, साई डी माने क्या, साई डी है u, दिस इंप्लाइज u c कॉमा डी इज इक्वल टू साई बी माने u c कॉमा बी, है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि u c कॉमा बी इक्वल्स u c कॉमा डी। व्हाट वाज u c कॉमा बी, c कॉमा बी कौन सा पॉइंट है, आई थिंक r है, यस। तो यहां से आया u r और वो c कॉमा डी है q, तो यू क्यू। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 की बात करूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां से यूपी यू आर था और यहां से यू आर यू क्यू है, तो दोनों को मिला दो, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, यूपी इज इक्वल टू यू आर एंड यू आर इज इक्वल टू यू क्यू। तो अल्टीमेटली यू हैव दिस थिंग दैट यू आर यूपी इक्वल टू यू क्यू। और अगर हर दो पॉइंट पे सेम वैल्यू ले रहा है यू, इसका मतलब यू इज कांस्टेंट ऑन डी, यू इज कांस्टेंट ऑन डी। डन, ठीक है ना। बोलो जी, कोई दिक्कत। तो अपने पास एक रिजल्ट आ गया जिसको आपको याद रखना है, आगे मैं आपको इसका एप्लीकेशन भी कराऊंगा कि अगर कोई भी u फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y, दैट हैज द प्रॉपर्टी कि भाई इट हैज पार्शियल डेरिवेटिव 0, है ना, विद रिस्पेक्ट टू x एंड y बोथ ऑन every point of some region d, then this function u has to be a constant function। ठीक है, तो ये जो है अपने को अगर पता है तो आगे भी हम इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है अननेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, जिसको आप CR इक्वेशंस के नाम से जानते हैं, कॉची-रीमान इक्वेशंस। तो नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी क्या कहता है, कहता है कि अगर आपके पास u इज इक्वल टू f इज इक्वल टू यू प्लस आई वी टाइप का कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है किसी पॉइंट z पे, तो पहली बात तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और y दोनों एग्जिस्ट करेंगे, पहली बात तो ये है। एंड सेटिस्फाई द कॉची-रीमान इक्वेशन दिस, शायद ये वाला जो है कॉची-रीमान इक्वेशन का फॉर्म जो है आप पहली बार देख रहे हो, दिस वन, it will satisfy the Cauchy-Riemann equation fy equal to ifx। obviously these are evaluated at the point z, ठीक है ना, these both are evaluated at the point z, ठीक है। तो ये भी z पे है at the point z और ये भी z पे है। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट z पे, तो ये जो Cauchy-Riemann इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होंगी। क्यों होंगी, ऐसा क्या है देखिएगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या है। If I am saying that function is differentiable, so f is differentiable at z is equal to say x plus iota y। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लिमिट एज h टेंस टू 0 f of z plus h minus f of z divided by h exists एंड इज इन C, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, ठीक है। अब अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इट विल एग्जिस्ट अलोंग एवरी पॉसिबल पाथ, और केवल एग्जिस्ट नहीं करेगी बल्कि हर पाथ के अलोंग सेम लिमिट आनी चाहिए। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में लिमिट की बात कर रहे हैं तो ऑलवेज वी आर टॉकिंग अबाउट
एच जब भी टेंस टू जीरो है तो सारे पाथ्स के अलॉन्ग हम बात कर रहे हैं लिमिट की, है ना, यहाँ पे केवल लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का नहीं है। सो अगर मैं कह रहा हूँ कि दिस लिमिट एग्जिस्ट, तो मान लो ये लिमिट अगर एल है तो इट विल बी इक्वल टू एल अलॉन्ग ऑल पॉसिबल पाथ्स थ्रू ओरिजिन, ठीक है ना। तो अब अगर मैं ये कुछ स्पेशल पाथ ले रहा हूं, अगर मैं ले रहा हूं पाथ अलॉन्ग h इज इक्वल टू आई एच वन, या पहले h इज इक्वल टू एच वन प्लस आई जीरो, जहां एच वन रियल नंबर है, मतलब आई एम मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, तो ये लिमिट क्या रहेगी, है ना। और इसी प्रकार से अगर मैं एक पाथ लूं दूसरा अलॉन्ग पहला, है ना, अलॉन्ग पाथ फर्स्ट और अलॉन्ग पाथ सेकेंड, दूसरा पाथ मैं कौन सा ले रहा हूं, h इज इक्वल टू आई एच टू, सो हियर एच टू इज अ रियल नंबर, यहाँ पे एच वन इज अ रियल नंबर। तो ये किसके अलॉन्ग जा रहा हूं मैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग ओरिजिन को जा रहा हूं, ठीक है। वो आप अलग डिसाइड कर सकते हो कि पॉजिटिव वाई एक्सिस की नेगेटिव वाई एक्सिस। अब इन दोनों के अलॉन्ग सेम लिमिट आनी चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट h टेंस टू, इनफैक्ट h1 टेंस टू जीरो, f ऑफ, जब मैं z प्लस एच की बात कर रहा हूं, z का मतलब क्या है, z का मतलब x प्लस आयोटा वाई है, h का मतलब है h1 प्लस आयोटा जीरो, तो अगर मैं z प्लस एच कह रहा हूं तो हो जाएगा x प्लस एच वन प्लस आयोटा y प्लस जीरो, है ना। इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, f ऑफ x प्लस एच वन कॉमा वाई माइनस f ऑफ x कॉमा वाई डिवाइडेड बाई व्हाट, h1। और ऐसे ही दूसरा वाला जो लिमिट था वो भी सेम आना चाहिए, वो था h2 टेंस टू जीरो, और वहां पे क्या होगा, जब आप यहां पे अब करोगे z प्लस एच, इस केस में इस वाले पाथ के लॉन्ग, तो x में कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि y में क्या जुड़ जाएगा, बस h2, क्योंकि यहां पे जीरो है ना, इसको आप ऐसे लिख लो h इक्वल टू जीरो प्लस आई एच टू। तो अब जो है x प्लस जीरो होगा और y प्लस एच टू होगा, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, यहां से h2 टेंस टू जीरो, f ऑफ x कॉमा वाई प्लस एच टू माइनस एफ ऑफ x कॉमा वाई डिवाइडेड बाई आई एच टू डिवाइडेड बाई एच टू। और ये दुनिया के किसी भी मैथमेटिशियन से पूछ लो, ये पता ही है आपको क्या है, दिस इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x एट द पॉइंट x कॉमा वाई। और वो क्या है दूसरा वाला, अगर उसका वन अपॉन आई बाहर ले लो तो ये जो बनेगा लिमिट h2 टेंस टू जीरो, f ऑफ y कॉमा सॉरी x कॉमा वाई प्लस एच टू माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई एच टू। ये जो अपना बन रहा है, दिस इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी एफ एक्स एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू वन अपॉन आयोटा टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एट द पॉइंट x कॉमा वाई। यहां से आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, x कॉमा वाई मतलब z, है ना, तो एफ वाई एट z इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स एफ एक्स एट जेड, इफ यू वांट यू कैन राइट लाइक दिस, या फिर वैसे भी लिख सकते हो एफ वाई एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू आयोटा एफ एक्स एक्स कॉमा वाई। सो ये जो इक्वेशन आई ये हो गई अपनी कौशी रीमान इक्वेशन। क्या होगी, कौशी रीमान इक्वेशन इसको बोलते हैं। अब कौशी रीमान इक्वेशन को एक और फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। आपके पास क्या है ये इक्वेशन, एफ वाई इक्वल टू आई एफ एक्स, एफ वाई इक्वल टू आई एफ एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ध्यान से देखिएगा। एफ क्या था, एफ था यू प्लस आई वी, है ना। तो यहां से एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ एक्स हो जाएगा, एफ एक्स क्या हो जाएगा, यू एक्स प्लस आई वी एक्स, और एफ वाई क्या हो जाएगा, एफ वाई हो जाएगा यू वाई प्लस आयोटा वाई वी वाई। और आप कह रहे हैं कि एफ वाई इज इक्वल टू आई एफ एक्स, तो यहां से अपने को क्या ज्ञान मिलेगा, यहां से ज्ञान ये मिलेगा, एफ वाई क्या है, एफ वाई है यू वाई प्लस आयोटा वी वाई इज इक्वल टू आयोटा, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स। तो अगर मल्टीप्लाई करते तो आ जाएगा यू वाई प्लस आयोटा वी वाई इज इक्वल टू आयोटा यू एक्स माइनस आई आई जो है माइनस वन हो गया वी एक्स। अब अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करो तो यू वाई इज इक्वल टू
माइनस वी एक्स हो जाएगा और यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई हो जाएगा। तो ये जो सेट ऑफ इक्वेशंस है यही, इनको भी कौशी रीमान इक्वेशंस ही कहते हैं, बस ये u और v के फॉर्म में है। और वो वाला जो अपना ये वाला है ये f के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और y के फॉर्म में है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि भाई अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डेरिवेटिव क्या होता है? फंक्शन डिफरेंशिएबल है, व्हाट विल बी द डेरिवेटिव? तो याद रखिएगा, एक ये नोट करके कहीं पे चाहे तो लिख लीजिएगा कि इफ f इज डिफरेंशिएबल एट z, है ना, देन ये जो लिमिट है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच, this limit is called derivative of f at z, and it is denoted by किससे डिनोट करते हैं इसको? f डैश z से। किससे डिनोट करते हैं? f डैश z से। तो व्हाट इज f डैश z? f डैश z इज दिस implies basically what I'm trying to say is कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो f डैश z, दैट मीन तो डेरिवेटिव जो होता है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ z प्लस एच माइनस f ऑफ z अपॉन में h होता है, यही डेरिवेटिव होता है। यही क्या होता है? डेरिवेटिव। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ये डेरिवेटिव होता है तो अभी हमने जो आपको बताया यहां से, ये जो आएगा ये भी डेरिवेटिव है फंक्शन का जेड पे, और ये जो आएगा ये भी डेरिवेटिव है फंक्शन का जेड पे, दोनों ही फंक्शन के डेरिवेटिव हैं। तो अगर आपसे कोई कहे कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, तो ये क्या है? एफ एक्स है, और वो क्या है? एफ वाई है। मतलब अगर आपसे कोई कहे कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, तो कैसे बताओगे? अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, मतलब डिफरेंशिएबल फंक्शन, डेरिवेटिव क्या आएगा उसका? हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव, ठीक है, तो उसका जवाब मैं आपको देने जा रहा हूं। डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आपको पता है डेरिवेटिव ये होता है एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ z प्लस एच माइनस f ऑफ z डिवाइडेड बाई h। और हमने देखा था कि ये जो लिमिट है ये f डैश z, ये एफ एक्स जेड के भी बराबर आया था, और यही एफ डैश जेड जो है वो 1 अपॉन आई एफ वाई जेड के भी बराबर आया था। तो फंक्शन का डेरिवेटिव ये भी है, ये भी है। ये क्या है? आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस आयोटा एफ वाई, है ना। ये क्या है? एफ एक्स का मतलब हुआ यू एक्स प्लस आई वी एक्स, और एफ वाई का मतलब हुआ क्या? यू वाई माइनस आई वी वाई। मतलब क्या है इसका? आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये रहेगा नहीं, ये प्लस आएगा, है ना, कि एफ वाई जो है वो यू वाई प्लस आई वी आई आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा माइनस यू वाई और माइनस ये और आई स्क्वायर माइनस तो प्लस वी वाई। तो मतलब डेरिवेटिव ये भी है आपका वी वाई प्लस आई यू वाई भी है, और डेरिवेटिव ये भी है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव दो हो गया निकालने का तरीका। एक हो गया एफ डैश जेड इज इक्वल टू यू एक्स प्लस आई वी एक्स, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो एक तो डेरिवेटिव ये हो गया फंक्शन का, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन का, और एक डेरिवेटिव ये वाला भी हो गया एफ डैश जेड इज इक्वल टू कौन सा वाला? ये वाला यू वाई वी वाई प्लस आई यू वाई, वी वाई प्लस आई यू वाई। प्लस है कि माइनस है? यहाँ माइनस आएगा ना, सॉरी, यहाँ माइनस आएगा, माइनस आई, है ना, दिस विल बी वी वाई माइनस आई यू वाई, तो वी वाई माइनस आई यू वाई, है ना। तो ये भी है। ये दो दो तरीके से आप डेरिवेटिव फंक्शन का निकाल सकते हैं, दोनों सेम है, इसीलिए यहां से इक्वल करके आपके पास सीआर इक्वेशंस आती हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको मैं कहूं क्वेश्चन के लिए कि अपने पास फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर, है ना, पहले तो आपको दिखाना पड़ेगा ये डिफरेंशिएबल है, दैट यू कैन डू यूजिंग सिंपल लिमिट। आप ये दिखा देना
कि लिमिट जो है एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई एच, एच टेंस टू जीरो एग्जिस्ट करेगी क्योंकि लिमिट जेड टेंस टू जीरो रहेगा। जेड स्क्वायर को आप लिख सकते हो, मतलब जेड प्लस एच वाले पे वैल्यू जेड प्लस एच का स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच हो जाएगा। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, लिमिट जेड टेंस टू जीरो, और जो है वो अपना हो जाएगा क्या, जेड स्क्वायर मतलब एच हो जाएगा जेड प्लस एच माइनस जेड, तो एच हो गया इन टू में जेड प्लस एच प्लस एच, जेड प्लस एच प्लस जेड, तो टू जेड प्लस एच डिवाइडेड बाई एच, एच से एच कैंसिल हो गया, एच टेंस टू जीरो करोगे तो टू जेड आ जाएगा। तो एक तो ये हो जाएगा आपका। दूसरा एक और है कि भाई अगर आपका एफ जेड ऐसा है, एफ जेड इज जेड स्क्वायर, तो मतलब ये हुआ एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, जो कि हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू आयोटा एक्स वाई। तो यहाँ से अगर मैं एफ डैश जेड का फॉर्मूला वो वाला लगाऊं, ये आपका u है, ये आपका v है पूरा टू एक्स वाई, है ना, आयोटा टू एक्स वाई, तो ये आपका v है। तो आप एफ डैश जेड ऐसे भी निकाल सकते हैं, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस आयोटा टाइम्स इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2y। तो 2 कॉमन ले लो, x प्लस आयोटा y बचा, और x प्लस आयोटा y को आप z कहते हैं तो 2z आ गया। तो इस प्रकार से भी मतलब देखा जा सकता है कि यही डेरिवेटिव आएगा, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो आपको दिख गया। और एक बार ऐसा ही जैम के, सॉरी जैम बोल रहा हूँ, CSIR के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था ऐसा, जिसमें उन्होंने बोला था कि भाई अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि इफ़ f इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, differentiable function, then which of the following is the modulus of f dash z। तो उसमें ऑप्शन दिए थे, चारों सही थे। पहला दिया था उन्होंने अंडर रूट में यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर, दूसरा दिया था अंडर रूट में बी वाई स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर, तीसरा दिया था अंडर रूट में यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर, और फोर्थ दिया था आई थिंक यू एक्स वी एक्स हो गया, यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स, वो तो हो गया। यू वाई स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर भी होगा क्या, यू वाई स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, लेट मी सी, यू वाई स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, वो भी लिख दिया मैंने, है ना। चलो ये बना देते हैं, छोड़ो, नन ऑफ दिस। चार ऑप्शन थे और चारों जो है सही थे, चौथा मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, बट इनमें से कोई होगा। अब ये यू एक्स और यू वाई कैसे आ रहा, यू एक्स यू वाई कैसे आ रहा, यू एक्स यू वाई हो सकता है क्या। अब देखो एफ डैश जेड जो है, यहाँ से अगर मैं मॉड निकालूँ इसका, मॉड ऑफ एफ डैश जेड, तो इसका तो हो जाएगा यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई वी एक्स स्क्वायर, ठीक है, यू एक्स स्क्वायर जो प्लस वी क्या नाम है वी एक्स स्क्वायर, और वी एक्स किसके बराबर है, वी एक्स है, वी एक्स है यू वाई के बराबर, तो इसको यू एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, वी एक्स है यू वाई के बराबर, तो यहाँ से हो जाएगा यू वाई स्क्वायर। तो क्या पहला ऑप्शन यही है, यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर। देखो देखो ना, वी एक्स है माइनस यू वाई के बराबर, तो स्क्वायर करोगे तो यू वाई का स्क्वायर ही आएगा, तो यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर, ये सही हो गया, है ना। ये आया हुआ है 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन। यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर तो डायरेक्टली यहीं से आ रहा है अपना, उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर, है ना, यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर तो होगा ही होगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वी वाई स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर, तो यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई हो जाता है ना जब फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, यू एक्स की जगह पे वी वाई आ जाएगा, तो ये भी सही है। तो ये तीनों सही है, चौथा भी एक था ऐसे कॉम्बिनेशन था, वो भी सही था। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, है बड़ा बेसिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कंसीडर द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई विच इज एक्स वाई इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई व्हेन जेड इज नॉन जीरो। जेड का मतलब वही एक्स प्लस आयोटा वाई से है, जेड का मतलब है एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। तो कह रहे हैं अगर जेड नॉन जीरो है तो ऐसा हो जाएगा, और अगर जेड जीरो है तो क्या हो जाएगा, अगर जेड जीरो है तो क्या हो जाएगा, जेड जीरो है तो जीरो हो जाएगा। कह रहे हैं कि एफ डिफरेंशिएबल है और सी आर इक्वेशंस, कौशी रीमान इक्वेशन जिसको आप कहते हैं, वो सेटिस्फाई हो रही हैं। फिर कह रहे हैं कि एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एंड सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। फिर कह रहे हैं कि एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एंड सी आर इक्वेशंस आर नॉट सेटिस्फाइड। फिर कह रहे हैं कि एफ इज डिफरेंशिएबल एंड सी आर इक्वेशंस आर नॉट सेटिस्फाइड। तो पहले कौन सा गलत है, ये वाला। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एफ डिफरेंशिएबल हो और सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड ना हो, वो तो होगा ही होगा। अब बाकी तीन में देख लेते हैं। तो पहले अपने को देखना पड़ेगा सी आर इक्वेशन। सी आर इक्वेशन का आपको तरीका ये है कि यू हैव टू फाइंड, देखो सी आर इक्वेशन इस केस में ये वाला ज़्यादा आसान होगा यूज़ करना, कि एफ वाई इज इक्वल टू आयोटा एफ एक्स। अब अगर मैं एफ वाई निकालना चाह रहा हूँ, अगर मुझे क्या निकालना है, एफ वाई एट द पॉइंट 0,0, तो इसका मतलब लिमिट हो गया अपना के टेंस टू जीरो, प्राइमरी में जो पढ़ाया आपने, के टेंस टू जीरो, एफ ऑफ 0,k माइनस एफ ऑफ 0,0 डिवाइडेड बाई के, यही होगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब जैसे ही आपका 0,k हुआ, देखो 0,0 पे तो वैल्यू वैसे जीरो दी हुई है, 0,k लिया मतलब y कोऑर्डिनेट जीरो है। जैसे ही y कोऑर्डिनेट जीरो हुआ ये पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x इंटू वाई है। मतलब ये अपना आ जाएगा लिमिट k टेंस टू जीरो, और ये हो जाएगा 0 माइनस 0 अपॉन k विच इज जीरो। दूसरा अगर मैं एफ एक्स की बात करूं, एफ एक्स एट एक्स कॉमा जीरो, सॉरी 0,0, तो वो रहेगा लिमिट समथिंग लाइक h टेंस टू जीरो, जहाँ पे एफ ऑफ एच कॉमा जीरो माइनस एफ ऑफ 0,0। ये डेफिनेशन है यार पार्शियल डेरिवेटिव की, बच्चे बच्चे को पता है प्राइमरी से आज तक। अब यहाँ पे भी वही केस है, 0,0 पे तो वैसे वैल्यू जीरो है, और एफ एच कॉमा जीरो में आपका y जीरो हो जा रहा है, अभी इस वाले में x जीरो हो जा रहा था। तो आपका फंक्शन ही ऐसे डिफाइंड है कि x और y में कोई भी एक जीरो हो जाएगा, पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि ये आपका जो है हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो एंड दिस इज ऑल्सो 0 माइनस 0 अपॉन में h विच इज जीरो अगेन। मतलब ये हुआ कि भाई अब यहाँ से मैं कह सकता हूँ दोनों ही जीरो आ रहे हैं, तो जब दोनों ही जीरो आ रहे हैं तो i टाइम्स एफ एक्स एट 0,0 करोगे तो वो भी जीरो हो जाएगा विच इज एफ वाई एट 0,0। और अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब सी आर इक्वेशन जो है वो 0,0 पे सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ से मैं ये कह पाऊंगा देयरफॉर सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एट 0,0। Now the only question is the function differentiable at 0,0? अब डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है आपको, सी आर इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गई ना, तो क्वेश्चन इज क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है। सो फॉर डिफरेंशियबिलिटी एट 0,0 आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर डिफरेंशियबिलिटी एट 0,0 दैट मीन्स जेड इज इक्वल टू 0, अपने को ये लिमिट कंसिडर करनी पड़ेगी। क्या कंसिडर करनी पड़ेगी, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h। अब याद रखना यहाँ पे h जो है वो रियल नंबर नहीं है, यहाँ पे h कॉम्प्लेक्स नंबर है। मतलब इट्स लाइक समथिंग लाइक दिस, h1 प्लस, इट्स लाइक समथिंग h1 प्लस आयोटा h2 टेंस टू 0 प्लस आयोटा 0, ठीक है। और ये हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस h मतलब h मतलब h1 कॉमा h2, और f ऑफ 0 ऑलरेडी 0 दिया हुआ है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आ जाएगा h मतलब h1 प्लस आयोटा h2। अब ये क्या है, लिमिट h1 प्लस आयोटा h2, और f ऑफ h1 h2 क्या हो जाएगा बाय डेफिनेशन h1 h2। फिर यहाँ पे क्या है, h1 h2 और क्या था, h1 प्लस आयोटा h2, तो ब्रैकेट में है h1 प्लस आयोटा h2 डिवाइडेड बाई h1 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर, और इनटू में भी था ये वाला h1 प्लस आयोटा h2। तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपने पास आ जाएगा लिमिट, अब मैं ऐसे लिख देता हूँ h1 कॉमा h2 टेंस टू 0,0, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h1 h2 अपॉन में h1 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर
है ना, h1 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर। अब इसमें वही है, लिमिट अलोंग द पाथ निकालोगे, तो अलोंग पाथ इफ आई कंसिडर h2 इज इक्वल टू mh1, अगर h2 इक्वल टू mh1 लूँ तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h1 कॉमा h2 टेंस टू h1 कॉमा h2 टेंस टू 0,0, और h2 इज इक्वल mh1 करोगे तो mh1 स्क्वायर अपॉन में m स्क्वायर h1 y h2 की जगह पर रख रहे हो ना, सो h1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर h1 स्क्वायर। तो h1 स्क्वायर ऊपर नीचे से कॉमन होके कट जाएगा, एंड दिस विल बी ओनली लिमिट h1 कॉमा h2 टेंस टू 0,0, एंड दिस विल बी m अपॉन में 1 प्लस एम स्क्वायर, जो आप प्राइमरी से देखते आ रहे हैं, दिस इज डिपेंडेंट ऑन m विच इज डिपेंडेंट ऑन m। और अगर ये लिमिट अलोंग अ पाथ डिपेंडेंट ऑन सम पैरामीटर हो जाए तो वी से दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, ऑब्वियसली, क्योंकि m की डिफरेंट वैल्यूज के लिए लिमिट डिफरेंट आएगी। सो दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दैट सिंपली मीन्स, है ना, यहाँ पे बोल रहे हैं ना, दिस इंप्लाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों भाई, क्योंकि लिमिट डिपेंडेंट ऑन पाथ है, लिमिट डिपेंड्स ऑन m, तो m चेंज कर दोगे तो लिमिट चेंज हो जाएगी, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसका मतलब अपना फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। सो देयरफॉर f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0,0। अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन भी आ रही है, चलो क्वेश्चन तो हो ही गया, बट एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन भी आ रही है। वो ऑब्जर्वेशन ये है कि ऐसा संभव है, हमने एग्जाम्पल बना दिया, इनफैक्ट पूरी इसकी गुंजाइश थी इस बात की, हमने कहीं नहीं बोला कि अगर फंक्शन सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ऐसा मैंने कभी नहीं बोला। तो इस बात की पूरी गुंजाइश थी कि ये सही ना हो, और हमने एग्जाम्पल बना दिया कि अगर कोई फंक्शन सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है किसी पॉइंट पे, तो जरूरी नहीं कि वहाँ पे वो डिफरेंशिएबल हो। जैसे ये फंक्शन 0,0 पे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, बट इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबल वाली बात तो खत्म हो गई। नॉट डिफरेंशिएबल एंड सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, बी इज करेक्ट। नॉट डिफरेंशिएबल एंड सी आर इक्वेशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, दिस इज रॉन्ग। सो ऐसा पॉसिबल है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, स्टिल सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हो, मतलब सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होना फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने की गारंटी नहीं है, इट इज ओनली अ नेसेसरी कंडीशन, इट्स नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, ये हमने क्लियर कर दिया आपको। ऐसा क्वेश्चन एक और देख सकते हैं, consider the function fz given by this z to the power 5 upon mod z to the power 4 if z is not equal to 0 and when z is 0 it is 0। कह रहे हैं जीरो पे वही बातें फिर से करनी है, डिफरेंशिएबल है, सी आर इक्वेशन नहीं सेटिस्फाई हो रही है, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, डिफरेंशिएबल नहीं है, यही सारी बातें वापस से करनी है। तो देख लेते हैं इसको भी, है ना। सबसे पहले सी आर इक्वेशंस के लिए क्या करोगे, अगर मैं सी आर इक्वेशंस की बात करूं तो पहले मैं एफ एक्स एट 0,0 निकालूंगा। एफ एक्स एट 0,0 निकालने का मतलब हुआ एच टेंस टू 0। तुम कहोगे सर कहीं एच आप कॉम्प्लेक्स ले लेते हो, कहीं रियल ले लेते हो, जब मैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कह रहा हूँ तो यहाँ पे एच रियल होगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। ठीक है, ये हो जाएगा एफ ऑफ 0 प्लस एच, दैट मीन्स एच कॉमा 0 माइनस एफ ऑफ 0,0 डिवाइडेड बाई एच। अब फंक्शन अपना ऐसे डिफाइंड है, देखो फंक्शन क्या है, फंक्शन है जेड की पावर 5। तो देखो जेड का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आप एच कॉमा 0 लिख रहे हो, इसका मतलब है आप बात करो एफ ऑफ एच प्लस आई 0 की, और एफ 0,0 एफ 0 और डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, अब यहाँ पे h प्लस आई 0, तो मतलब वो हो जाएगा h का पावर 5, एफ 0 ऑलरेडी 0 है, यहाँ पे h आ जाएगा, एक h से h कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0, h की पावर 4 विच इज 0। ऐसे ही अगर आप एफ वाई निकालेंगे 0,0 पे, एफ वाई एट 0,0 का मतलब हुआ यहाँ पे कुछ k टेंस टू 0 हो जाएगा, एंड दिस विल बी एफ ऑफ 0 प्लस आई के माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई के। ठीक है ना, एफ ऑफ 0 तो 0 ही है, और 0 प्लस आई के पे वैल्यू क्या आएगी फंक्शन की। अच्छा एक चीज़ और मैंने यहाँ पे मिस कर दी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, जेड की मॉड जेड की पावर 4 भी तो है, तो मॉड जेड की पावर 4 भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेट मी जस्ट राइट इट अगेन, एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया ना वो।
ये था लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ h तो हो गया h की पावर 5 डिवाइडेड बाई मॉड h की पावर 4, और यहाँ पे आ जाएगा h, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी लिमिट h टेंस टू 0 h की पावर 5 अपॉन में मॉड h की पावर 4 इंटू में h, ठीक है। तो ये लिमिट के बारे में क्या कह सकते हैं हम, h की पावर 5 अपॉन में मॉड h की पावर 4 डिवाइडेड बाई h। अब यहाँ पे क्योंकि भाई यहाँ मॉड h की पावर 4 है, इवन पावर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा h की पावर 5 अपॉन में h की पावर 5 विच इज़ 1, है ना, इवन है ना, h मॉड h की पावर 4 है तो दैट इज सेम एज h की पावर 4। अब अगर मैं एफ वाई एट 0,0 निकालूंगा तो वो रहेगा लिमिट k टेंस टू 0 f ऑफ आई के, है ना, इनफैक्ट 0 प्लस आई के माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई के। तो फिर से फंक्शन की ही जो है डेफिनेशन देखो, तो 0 प्लस आई के मतलब आई के पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो वो हो जाएगा आई के की पावर 5 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ आई के और पूरा डिवाइडेड बाई के, है ना। तो आई के की पावर 5 का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज आई के, आई का पावर 4 जो है 1 होता है, तो आई के पावर 5 जो है वो आई हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा के की पावर 5 और नीचे हो जाएगा यहाँ 4 था पावर, तो ये हो जाएगा क्या नाम है, मॉड आई के इज आई, मॉड आई के इज मॉड के, और मॉड के की पावर 4 इज के ओनली, और यहाँ पे भी एक के है तो ये भी वापस के की पावर 5 हो जाएगा। तो यहाँ से अपना क्या रहेगा, यहाँ से भी अपना ये वैल्यू जो है वो आई आ जाएगी, है ना। एफ वाई जो है वो आई आ गया और एफ एक्स जो है वो 1 आ गया। तो क्या सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हुई, सी आर इक्वेशन क्या होती है, आई एफ एक्स निकाल लो, आई एफ एक्स एट 0,0, तो हो गया आई इंटू 1 विच इज़ आई विच इज़ एफ वाई एट 0,0। तो इसका मतलब ये हुआ कि आई एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, देयर फोर आई एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई आ गया, है ना। इसका मतलब सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। द ओनली क्वेश्चन इज कि इज द फंक्शन डिफरेंशिएबल। तो फॉर डिफरेंशिएबिलिटी क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो फॉर दैट यू हैव टू कंसिडर दिस लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ h कॉम्प्लेक्स होगा फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। तो ये हो जाएगा h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, दैट मीन्स f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h। सो दिस लिमिट जेट h टेंस टू 0 एफ एच का मतलब हुआ h की पावर 5 अपॉन में मॉड h की पावर 5 डिवाइडेड बाई h, और f0 तो 0 हो गया, विच इज लिमिट h टेंस टू 0 h की पावर 5 डिवाइडेड बाई मॉड h की पावर 5 इंटू में h। अब तुम यहाँ पे मॉड h मत, अब यहाँ पे मॉड h की पावर 5, सॉरी यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 4 है, यहाँ जो अपना मॉड h की पावर 4 है उसको गलती से h की पावर 4 मत लिख देना, क्योंकि यहाँ h कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पे h कुछ ऐसा है, h इज समथिंग लाइक h1 प्लस आयोटा h2, है ना। तो ये जो अपना लिमिट है, फर्दर अगर मैं h को h1 प्लस आयोटा h2 असाइन करता हूँ तो रहेगा लिमिट h1 h2 टेंस टू 0,0, राइट, और वहाँ से हो जाएगा h की पावर 5, दैट मीन्स h1 प्लस आयोटा h2 की पावर 5, और नीचे डिवाइडेड बाई क्या है, मॉड h की पावर 4, दैट मीन्स यहाँ h1 ये हो जाएगा ना, मॉड h की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट में h1 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर, इनफैक्ट इसका हो जाएगा h1 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर, ये तो मॉड हो गया, अंडर रूट लगाओगे इस पे तो मॉड आ जाएगा, नहीं समझ रहे हो, मॉड ऑफ h
का मतलब हुआ अंडर रूट में h1 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर, इस पे है ना, यही आएगा मॉड। अब इसका पावर 4 कर रहे हो तो एक स्क्वायर से अंडर रूट हटेगा और दूसरा स्क्वायर इसके ऊपर लग जाएगा, और इनटू में h कितना है h1 प्लस आयोटा h2, तो आप चाहो तो एक h1 प्लस आयोटा h2 से एक h1 प्लस आयोटा h2 काट दो। सो लिमिट h1 h2 टेंस टू 0,0 इट विल बी h1 प्लस आयोटा h2 की पावर 4 एंड डिवाइडेड बाई h1 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब फिर वही कहानी दोहराओ, along the path if I take the path h1 h2 is equal to mh1, if I take this path, तो अगर h2 is equal to mh1 करूंगा तो ये लिमिट क्या हो जाएगी, दिस लिमिट विल बी लिमिट h1 h2 टेंस टू 0,0, और h2 इज इक्वल mh1 करोगे तो यहाँ mh1 यहाँ पे रखोगे mh1, तो h1 कॉमन हो जाएगा और पावर 4 बाहर आएगा, तो h1 की पावर 4 हो जाएगा, h1 की पावर 4 और 1 प्लस im की पावर 4, और नीचे डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पे भी रखोगे h2 की जगह पे mh1, तो m स्क्वायर h1 स्क्वायर यहाँ से भी बाहर, तो h1 की पावर 4 बाहर आएगा, और यहाँ बचेगा 1 प्लस m स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो गया, तो ये भी लिमिट किस पे डिपेंडेंट आ गई, दिस लिमिट 1 प्लस आई एम अपॉन में 1 प्लस एम का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन एक बार देख लेना, इतनी सारी कैलकुलेशन में कोई एक आध दो चार छूट गया ना तो गड़बड़ हो जाती है, बट एक बार प्लीज़ वेरीफाई कर लीजिएगा। फिर भी यहाँ पे पावर 4 रहेगा, और यहाँ पे भी वही लाइन मारोगे विच डिपेंड्स ऑन एम, विच डिपेंड्स ऑन एम, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट z इक्वल टू 0। तो ये वाला फंक्शन भी z इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, जबकि ये भी CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। सो इफ इज नॉट डिफरेंशिएबल बट CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड फॉर दिस फंक्शन टू। इस फंक्शन को एक और तरीके से देखा जा सकता था, इसका डिफरेंशिएबिलिटी एक और तरीके से देखा जा सकता था इसको। देखो हमको तो इस लिमिट की बात करनी है, लिमिट h टेंस टू 0 fh माइनस f0 है ना, तो वो हो गया था अपना कितना h की पावर 5 अपॉन में मॉड h की पावर 4 डिवाइडेड बाई व्हाट h, जो कि हो गया था लिमिट h टेंस टू 0 और h की पावर 5 अपॉन में मॉड h की पावर 4 इंटू में h। अब h एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो मान लो h है कुछ ऐसा आर ई की पावर आई थीटा टाइप का, जहां आर पॉजिटिव होगा थीटा कोई रियल नंबर होगा। तो h टेंस टू 0 h टेंस टू 0 जो आपका r है वो टेंस टू 0 हो जाएगा, क्योंकि r जो है मॉड ऑफ h है ना आर्गुमेंट। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, द सेम लिमिट विल बी इक्वल टू लिमिट r टेंस टू 0 एंड विल बी h टू द पावर 5। h टू द पावर 5 मतलब हो गया r टू द पावर 5 और टू द पावर i 5 थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ से आ जाएगा मॉड h तो r ही आएगा, तो r की पावर 4 यहाँ से और एक r यहाँ से, तो r की पावर 5 यहाँ से भी आ गया e की पावर i थीटा है ना। तो अल्टीमेटली r की पावर 5 r की पावर 5 हो गया ख़त्म, और ये हो गया r टेंस टू 0 e की पावर i 5 थीटा है ना, और यहाँ से i थीटा तो हो जाएगा i 4 थीटा। अब यहाँ पे तो r कहीं है नहीं, सो दिस लिमिट विल बी e की पावर 4i थीटा। अब यहाँ पे आपको 0 की तरफ आना है, तो 0 की तरफ जो है आप किसी भी रे से आ सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको आना है 0 पे, तो इस रे के थ्रू भी आ सकते हैं, जो एंगल हो सकता है 45 डिग्री का बनाती हो, मतलब यहाँ पे थीटा 45 डिग्री है। इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, किसी भी रे से जो है 0,0 की तरफ आप आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा। लेकिन हो क्या रहा है कि हर एक केस में जो थीटा की वैल्यूज आप अलग अलग लेते जा रहे हो, तो लिमिट भी चेंज होती जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो इससे भी आप कह सकते हैं कि अपना जो ये लिमिट है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये थोड़ा ईजियर है देखने के लिए है ना।
ये थोड़ा तरीका जो है वो आसान है अगर आपको देखना है तो, ठीक है। तो ये जो है आपका इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, और ये जो है कथन सत्य हो गया। फिर बी ऑप्शन अपना सही हो गया, ठीक है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है ना। ओके, ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। तो ऐसे ये एक क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है ना। दिस इज योर होमवर्क, एकदम सेम मैनर से करना है इसको, सेम क्वेश्चन है, आपको वेरीफाई करना है कि ये जो आपका फंक्शन है इसकी कॉची रीमान इक्वेशन ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। उसके बाद आपको देखना है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली सेम तरीके से करना है आपको, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिएगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशंस। अभी क्या है, कह रहे हैं कि मान लीजिए अपने पास कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है विच इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ एन ओपन सेट जी, एंड शो दैट अगर z आपका x कॉमा वाई है, मतलब x प्लस आयोटा वाई है g का पॉइंट, तो डेल एफ अपॉन डेल z बार जो है वो इसके बराबर आएगा, और डेल एफ अपॉन डेल z जो है वो इसके बराबर आएगा, ठीक है ना। और फिर ये भी प्रूव करना है कि डेल एफ अपॉन डेल z बार जो है वो 0 होगा, और डेल एफ अपॉन डेल z जो है वो f डैश होगा, ठीक है। ये भी आपको प्रूव करना है, ओके। तो देख लेते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज तो ये इधर देखिएगा, सबसे पहली चीज आप जब कहते हो कि f जो है वो फंक्शन है किसका, x और y का, किसका बोलते हो, f इज अ फंक्शन ऑफ x प्लस एक्स एंड y। तो वहां पे आपको पता है कि z होता है x प्लस आयोटा y, है ना। z बार क्या होता है, z बार होता है x माइनस आयोटा y। तो अगर मैं z प्लस जेड बार, ये बचपन वाली बात हो गई कि अगर मैं z प्लस जेड बार बाई 2 करूंगा तो वो x आ जाएगा, है ना। और अगर मैं z माइनस जेड बार बाई 2 आयोटा करूंगा, z माइनस जेड बार बाई 2 आयोटा करूंगा, तो आपका क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा y, ठीक है। अब अल्टीमेटली अपने पास जो f आया उसको मैं कह सकता हूं कि z किसका किसका फंक्शन है, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है उस हिसाब से एक्सप्रेस करते हैं ना। मुझे डेल एफ अपॉन डेल जेड बार चाहिए, तो इधर देखिएगा मैं डेल एफ अपॉन डेल जेड बार को क्या ऐसे लिख सकता हूं, डेल एफ अपॉन डेल जेड बार इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल जेड बार, डेल एक्स अपॉन डेल जेड बार प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल जेड बार। ये इसलिए हो गया क्योंकि f जो है वो फंक्शन ऑफ x एंड y है, एंड x एंड y आर अगेन फंक्शंस ऑफ z एंड z बार। तो वी आर जस्ट यूजिंग द चेन रूल, ठीक है। तो यहां से अपना डेल एफ अपॉन डेल जेड बार क्या हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल जेड बार क्या है 1/2। यहां से देखो ना, यहां से डेल एक्स अपॉन डेल जेड बार निकाल सकते हो आप 1/2। सो 1/2 डेल एफ अपॉन डेल एक्स हो गया, प्लस डेल वाई अपॉन डेल जेड बार क्या है, डेल वाई अपॉन डेल जेड बार है -1/2 आयोटा। तो -1/2 आयोटा, और ये हो जाएगा डेल एफ अपॉन में डेल वाई। तो यहां से अपना जो डेल एफ अपॉन डेल जेड बार है वो हो जाएगा 1/2, तो कॉमन ले लो, और ये हो गया डेल एफ अपॉन में डेल एक्स माइनस 1 अपॉन आयोटा डेल एफ अपॉन में डेल वाई। और ये जो 1 अपॉन आयोटा है इसको आप कैसे लिख सकते हो फर्दर, सो डेल एफ अपॉन में डेल जेड बार कम्स आउट टू बी व्हाट, इट कम्स आउट टू बी 1/2, है ना, 1/2 डेल एफ अपॉन डेल एक्स। और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखना, यहाँ पे आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ऊपर तो आई आ जाएगा, नीचे आई स्क्वायर -1 हो जाएगा, और ये माइनस पहले से है तो +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस आयोटा
डेल एफ अपॉन में डेल वाई। ये हो गया अपना पहला चीज जो अपने को प्रूव करना था। ठीक है, कि डेल एफ अपॉन डेल जेड बार इज 1/2 डेल एफ अपॉन में डेल एक्स प्लस आयोटा डेल एफ अपॉन में डेल वाई। अब ऐसे अगर मैं डेल एफ अपॉन में डेल जेड निकालूं तो नाउ डेल एफ अपॉन में डेल जेड निकालोगे तो क्या होगा, वो हो जाएगा डेल एफ अपॉन में डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल जेड प्लस डेल एफ अपॉन में डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन में डेल जेड। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स सॉरी डेल एफ अपॉन डेल जेड क्या हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल जेड क्या है, डेल एक्स अपॉन डेल जेड होगा अपना डेल एक्स अपॉन डेल जेड, इसका जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1/2 आएगा और डेल वाई अपॉन डेल जेड 1/2 आयोटा आएगा। ठीक है, तो ये रहेगा डेल एफ अपॉन में डेल एक्स और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/2 और प्लस डेल एफ अपॉन में डेल वाई और 1/2 आयोटा। तो 1/2 तो बाहर भगाओ इसका भी, तो जो अपना डेल एफ अपॉन डेल जेड है, डेल एफ अपॉन डेल जेड वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/2 बाहर भगा दो, 1/2 गया बाहर, अंदर क्या बचा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस 1/2 आयोटा, तो 2 तो बाहर चला गया है, तो 1 आयोटा डेल एफ अपॉन डेल वाई। अब चाहे तो इसको ऐसे लिख दो, डेल एफ अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 1/2 और ये हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स माइनस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो आई डेल एफ अपॉन में डेल वाई। आई थिंक ये अपना सेकंड था जो अपने को प्रूव करना था, लेट्स जस्ट सी कि यही था कि नहीं था। हाँ तो यही था, यहाँ माइनस डेल एफ अपॉन डेल वाई है। फिर कह रहे हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया है, लिखा हुआ है कि इट इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ द ओपन सेट जी। डिफरेंशिएबल है मतलब कौशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। ठीक है ना, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका मैं नाम रख दे रहा हूं *1, लेट मी कॉल इट *1 एंड लेट मी कॉल दिस इक्वेशन एज *2। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। सिंस f इज डिफरेंशिएबल, क्योंकि f डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब ये हुआ कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स जो है आपका वो हो जाएगा क्या, मतलब जब डिफरेंशिएबल होता है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है ना। सी आर इक्वेशन क्या कहती है कि आई एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, नहीं, इसका मतलब डेल एफ अपॉन में डेल एक्स इज इक्वल टू 1/i डेल एफ अपॉन डेल वाई। ठीक है, 1/i डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल एक्स विल बी 1/i डेल एफ अपॉन डेल वाई। है ना, ये हमारा यूजुअल है कौशी रीमान इक्वेशन, यही है ना, देख लेते हैं एक बार। आई थिंक यही है, बट लेट जस्ट हैव अ क्विक लुक, है ना, यही था कि नहीं। एफ वाई आई एफ एक्स, राइट, यही है। अब आते हैं इस पे वापस, डेल एफ अपॉन डेल जेड पे। ये रहा अपना डेल एफ अपॉन डेल जेड बार। इसमें डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू अपने को पता है 1/i डेल एफ अपॉन डेल वाई है। ठीक है, वो पुट कर देते हैं। तो जो अपना डेल एफ अपॉन डेल जेड बार है, इसका मतलब जो अपना डेल एफ अपॉन डेल जेड बार है जो कि क्या था, विच वॉज 1/2 डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल एफ अपॉन डेल वाई, यही था ना। इसको आप माइनस आयोटा डेल एफ अपॉन डेल वाई भी लिख सकते हैं, आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके माइनस आयोटा डेल एफ अपॉन डेल वाई भी लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पे अब मैं रखूंगा माइनस आयोटा डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा माइनस आयोटा डेल एफ अपॉन डेल वाई, और एक ऑलरेडी है प्लस आयोटा डेल एफ अपॉन डेल वाई,
तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल जेड बार किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशन, है ना। तो मतलब बेसिकली अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट जेड पे, तो उस पॉइंट जेड पे जो एफ का जेड बार के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है वो 0 होना चाहिए। जेड बार के रिस्पेक्ट में जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो 0 होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसी का दूसरा पॉइंट अपने को क्या दिखाना था, अपने को दिखाना था कि जो डेल एफ अपॉन डेल जेड है वो दरअसल एफ डैश है, लेकिन डेल एफ अपॉन डेल जेड आपने क्या निकाला है, ये निकाला हुआ है। कह रहे हैं कि प्रूव करना है कि ये दरअसल एफ डैश आएगा। कैसे करेंगे ये देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, इधर देखिएगा। सेकेंड, डेल एफ अपॉन डेल जेड आपने निकाला है, वो आया है 1/2 डेल एफ अपॉन डेल एक्स माइनस आयोटा डेल एफ अपॉन डेल वाई, है ना, ये आया, ठीक है। है ना, डेल जेड बार जो है वो तो हो गया काम, उसका तो खत्म हो गया, ठीक है। मुझे दिखाना है कि दिस इज इक्वल टू एफ डैश, प्रूफ ये करना है टू शो कि दिस डेल एफ अपॉन में डेल जेड इज एक्चुअली एफ डैश। एफ डैश जेड क्या था अपना, जब एफ डैश जेड की बात करेंगे तो एफ डैश जेड क्या होगा, एफ डैश जेड क्या होगा, एफ डैश जेड था अपना, हमने देखा था डेरिवेटिव निकाल के कि ये इक्वल टू आया था अपना यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स, है ना, यही आया था यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स, ये आया था, है ना। हमको पता जो है वो ये था, वी नो कि एफ डैश जेड इज नथिंग बट यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स, ये हमको पता है। अब अपने को किसी भी तरीके से इसको भी इसी में कन्वर्ट करना है। अब जरा फिर से सी आर इक्वेशन अगर हम यूज़ करें, हो सकता है इससे कर दें या हो सकता है यू और वी को इन्वॉल्व करने की जरूरत ना पड़े, तो देख लेते हैं कैसे करना है, वो डिसाइड करते हैं। डेल एफ अपॉन में डेल जेड ये अपना 1/2 है, डेल एफ अपॉन में डेल एक्स को अभी मैंने बताया था आप माइनस आयोटा डेल एफ अपॉन में डेल वाई लिख सकते हैं, तो माइनस आयोटा डेल एफ अपॉन में डेल वाई हो गया, जिसको कि आप फर्दर लिख सकते हैं। अब -2 आयोटा हो जाएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा और क्या माइनस आयोटा तो बाहर आ गया, और ये हो जाएगा डेल एफ अपॉन में डेल वाई, है ना, डेल एफ अपॉन में डेल वाई। अब ये जो वैल्यू है माइनस आयोटा डेल एफ अपॉन डेल वाई, या एक काम और आप और कर सकते थे, इस फॉर्म में लिख करके ये भी लिख सकते थे, ध्यान से देखना, ये भी हो सकता है कि मैं माइनस आयोटा डेल एफ अपॉन डेल वाई लिख के, है ना, जो डेल एफ अपॉन में डेल एक्स इसको टच ना करो, और जो ये माइनस आयोटा डेल एफ अपॉन डेल वाई है इसकी जगह पे डेल एफ अपॉन डेल एक्स लिख दो, जो अभी हमने प्रूव किया था, है ना, डेल एफ अपॉन डेल एक्स अभी किया था यार, अभी किया था यार, ये रहा यहाँ पे माइनस आयोटा डेल एफ अपॉन डेल वाई इज डेल एफ अपॉन डेल एक्स, है ना। उसका फिर क्या फायदा है मैं बताऊंगा, डोंट वरी। तो ये अपना हो जाएगा यहाँ से 1/2, है ना, तो मतलब ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ट्वाइस डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो खत्म कहानी। तो ये हो गया डेल एफ अपॉन डेल एक्स, है ना, और ये डेल एफ अपॉन डेल एक्स कुछ और नहीं होता बल्कि होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ व्हाट z प्लस एच माइनस एफ ऑफ, इनफैक्ट ये होता तो ये है, क्या नाम है, x प्लस h कॉमा 0 माइनस एफ ऑफ x कॉमा वाई डिवाइडेड बाई h। और क्योंकि फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल है तो ये लिमिट जो है आप ये जो निकाल रहे हैं, कल की क्या बताऊं मैं, मतलब अभी इसी लेक्चर में हमने आपको यहाँ पे बताया है कि ये लिमिट किसके बराबर आती है, बार बार पीछे जाना पड़ेगा, बट अभी मैंने आपको बताया है ये लिमिट किसके बराबर आती है आज ही के लेक्चर में। जब हम सीआर इक्वेशन ड्राइव कर रहे थे तो हमने 2 पाथ के लॉन्ग लिमिट निकाली थी ना, तो दोनों पाथ के लॉन्ग जो लिमिट निकाली थी उनमें से एक पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बन रहा था और एक पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई बन रहा था, ठीक है। तो जब हम ये ले रहे थे,
along this h इज इक्वल टू एच वन प्लस आयोटा जीरो, है ना। तो ये अपना क्या बन के आ रहा था, एच वन प्लस आयोटा जीरो, ये बन के आ रहा था। देखो ये वाला, ये है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। है तो ये भी एफ डैश ही, और है ये वाला भी एफ डैश ही, ये भी एफ डैश है और ये भी एफ डैश है। तो हमारे पास जो है ये वाला आ रहा है, एफ एक्स के रिस्पेक्ट में जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो टर्म आ रही है अपनी ये वाली, ये जो टर्म है यहाँ पे, ये कुछ और नहीं बल्कि ये अपना एफ डैश जेड है, बिकॉज इट इज द लिमिट ऑफ एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच अलॉन्ग एक्स एक्सिस, है ना। और क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो लिमिट जो है वो फिक्स हो जाएगी, चाहे एक्स एक्सिस के लॉन्ग लो चाहे जो किसी भी पाथ के लॉन्ग लो, है ना, वो सेम ही आएगी। और वो जो आती है लिमिट वो होती है डेरिवेटिव, ठीक है। तो एफ डैश जेड हो गया, तो इसकी जरूरत पड़ी नहीं मुझे, ठीक है ना, इसकी जरूरत मुझे पड़ी नहीं, तो डायरेक्टली एफ डैश जेड आ गया। तो ये हमने ये रिजल्ट स्टेब्लिश कर दिया। अब इसका क्या उपयोग है ना। तो जैसे अपने को ये क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन अपने को जैसे मान लो मैं ये फंक्शन लेता हूँ एफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, क्या फंक्शन लेता हूँ एफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, और मुझे देखना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है ना। तो मॉड ऑफ जेड के होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ जेड इंटू जेड बार। अब अगर ये डिफरेंशिएबल होता किसी पॉइंट पे, तो उसी पॉइंट पे होता, मतलब उस पॉइंट पे हो सकता था जहां पे, कहने का मतलब ये है कि अगर ये डिफरेंशिएबल होता तो इसका जेड बार के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव जीरो आता। फॉर डिफरेंशिएबिलिटी नेसेसरी कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी है ना इज कि भाई डेल एफ अपॉन डेल जेड बार जो है वो जीरो होना चाहिए। अब जरा इसका डेल एफ अपॉन डेल जेड बार निकालना, इसका मतलब ये जो है कि अपना जेड बार के स्टूडेंट्स का डेरिवेटिव करोगे तो जेड बचेगा ना केवल, इसका मतलब जेड जीरो होना चाहिए। तो मतलब अगर ये फंक्शन कहीं डिफरेंशिएबल है तो शायद वो जीरो पे हो, लेकिन जीरो पे है कि नहीं है वो कैसे चेक करोगे, वो ऐसे चेक कर लेना, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन में एच एज एच टेंस टू जीरो। अब एफ ऑफ जीरो प्लस एच करोगे तो मतलब एफ एच आ जाएगा, एफ एच का मतलब हो गया मॉड एच का होल स्क्वायर, सो मॉड एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच, एफ जीरो तो जीरो हो जाएगा, तो ये क्या होगा मॉड एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच। इसकी लिमिट कैसे निकालेंगे हम, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो अगर मैं इसमें वही तरीका अपनाऊँ, आर ई की पावर आई थीटा ले लूँ, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिमिट आर टेंस टू जीरो, और ये रहेगा आर स्क्वायर अपॉन में आर ई की पावर आई थीटा, है ना। एच को आर ई की पावर आई थीटा लिख दिया, आर से एक आर हो जाएगा कैंसिल, और ये हो जाएगा लिमिट आर टेंस टू जीरो, है ना, आर ई की पावर माइनस आई थीटा। अब आर टेंस टू जीरो है तो ये हमेशा जीरो हो ही जाएगा, ठीक है, ये हमेशा जीरो हो ही जाएगा। तो मतलब इस फंक्शन को जीरो पे डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा, नहीं, दिस फंक्शन हैज़ टू बी डिफरेंशिएबल एट जीरो। या दूसरा तरीका ऐसे भी देख सकते हो, कई तरीके हैं किसी चीज़ को देखने के। जब आपने मॉड एच स्क्वायर लिख दिया है तो आप इसको जो है एच इंटू एच बार लिख दो, क्या सर माना, वही तो ऊपर भी लिखा हुआ है, अपॉन एच, एच से एच कट जाएगा, एच टेंस टू जीरो करोगे तो जीरो आ जाएगा। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है ओनली एट जीरो, ठीक है। इस प्रकार से ये यूजफुल है अपने लिए। अब नेक्स्ट है आपके पास सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। अब ये क्या कहता है, देखो आपने देखा कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी, बट आपने ये भी एग्जांपल देखे कि कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करना जो है वो डिफरेंशिएबिलिटी को न्योता नहीं देता, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी होना इंप्लाई नहीं करता। तो फिर ये एक कंडीशन, मतलब ऐसा लगता है कि शायद कोई कंडीशन ऐसी हो जिसमें कि कन्वर्स ट्रू हो जाए इस स्टेटमेंट का कि भाई अगर कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, साथ में कुछ और ले लो कंडीशन, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी इंप्लाई हो जाए। तो वो कंडीशन ही यहाँ पे लिखी गई हैं। कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन u प्लस आई वी फॉर्म का है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, और किसी ओपन सेट पे डिफाइंड है, और अज्यूम करो u और v ऐसे हैं जिनके पास कंटिन्यूस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हैं, मतलब ux uy vx vy वो कंटिन्यूस हैं और एग्जिस्ट कर रहे हैं, और वो कॉची रीमान इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब ux इक्वल टू vy और uy इक्वल टू माइनस vx। तो ऐसे केस में फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट पे z पे एग्जिस्ट करना ही पड़ेगा, एफ डैश जेड डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा ही, ठीक है, ऐसा ये कह रहे हैं। तो मतलब पार्शियल डेरिवेटिव्स u और v के विद रिस्पेक्ट टू x एंड y बोथ एग्जिस्ट करें और कंटिन्यूस हो,
और कौशी रीमान इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो जाए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। ठीक है ना, आई बात समझ में? तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। अब इसमें आप एक चीज और ऐड ऑन कर सकते हैं, यहां पे नोट करके आप लिख सकते हैं कि अगर आपके पास ऐसा फंक्शन है f इज इक्वल टू यू प्लस आई वी फॉर्म का, वेयर u and v are polynomials in x and y, polynomials in x y, x, y, ठीक है ना। तो ऐसे केस में अगर ये पॉलिनोमियल्स हैं तो पॉलिनोमियल्स तो हमेशा पार्शियल डेरिवेटिव उनका एग्जिस्ट करेगा और वो कंटिन्यूस भी होगा। तो अगर x और y पॉलिनोमियल हैं उस केस में जो आपका क्या नाम है कौशी रीमान इक्वेशन है, बस वही सेटिस्फाई करना शेष रह जाएगा। अगर वो सेटिस्फाई हो गया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूस तो हो ही जाएंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स अगर आपके u और v पॉलिनोमियल है। तो अगर u और v पॉलिनोमियल है एक्स वाई में, देन f इज डिफरेंशिएबल एट एनी z इफ एंड ओनली इफ क्या हो जाए, CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, है ना। नहीं मतलब क्या CR इक्वेशन का सेटिस्फाई हो जाए कि ux इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। ठीक है, तो अगर ये पॉलिनोमियल है तब की बात चल रही है, हमेशा नहीं है इफ एंड ओनली इफ। अगर u और v पॉलिनोमियल है x और y में, और ऐसे केस में आपको जो है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है फंक्शन की किसी पॉइंट z पे, तो बस कौशी रीमान इक्वेशंस का सेटिस्फाई कर जाना ही पर्याप्त है डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाई करने के लिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मेरे पास ये फंक्शन होता f z इक्वल्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस आयोटा एक्स वाई, है ना। अब यहां पे u क्या है, u एक्स वाई क्या है u एक्स वाई है एक्स स्क्वायर वाई, v एक्स वाई क्या है एक्स वाई। अब अगर मैं u एक्स देखूं तो u एक्स हो जाएगा 2xy, और vy देखूं तो vy क्या हो जाएगा, vy हो जाएगा x, और uy देखा जाए तो uy क्या हो जाएगा, u हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और vx क्या हो जाएगा, vx हो जाएगा y। तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसपे इसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी करें और कंटिन्यूस भी हो, सॉरी क्या नाम है, जिसपे ux इक्वल टू वी वाई हो जाए और uy इक्वल टू माइनस वी एक्स हो जाए। तो अगर मुझे चाहिए ux इक्वल टू वी वाई होना चाहिए ना, ux इक्वल टू वी वाई का मतलब क्या है, अगर ux इक्वल टू वी वाई आप रखोगे, ux क्या है अपना, ux है 2xy, 2xy, और vy क्या है, vy है अपना x। तो यहां से अपने पास आएगा, चाहे तो आप x कॉमन ले लो, तो यहां से आ जाएगा 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से एक तो आ जाएगा x इक्वल टू 0, एक आ जाएगा y इक्वल टू हाफ, है ना। नेक्स्ट अगर मैं uy इक्वल टू माइनस वी एक्स रख दूं, uy इक्वल टू माइनस वी एक्स, मतलब मुझे चाहिए कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई हो जाए, एक्स स्क्वायर इनफैक्ट मुझे चाहिए कि माइनस वाई हो जाए। तो अब कौन से हैं ऐसे x और y जिनके लिए ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हो। अगर मैं x को 0 ले लूं, है ना, अगर मैं x को 0 ले लूं, यहां से x 0 आ रहा है, तो क्या 0 पे ये सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब 0,0 पे ऐसे देख लो, क्या 0,0 पे सेटिस्फाई हो रहा है, क्या 0,0 पे ux इक्वल टू वी वाई हो रहा है। अगर x और y दोनों 0 हो तो ये भी 0 ये भी 0, तो ux इक्वल टू वी वाई हो गया, uy इक्वल टू माइनस वी एक्स हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो 0,0 पे सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, तो 0,0 पे सेटिस्फाई हो रहा है, CR इक्वेशंस हो रहा है ना, और साथ ही साथ ये फंक्शन जो है क्योंकि पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, इसलिए अपना फंक्शन जो है 0 पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट होलोमॉर्फिक फंक्शन क्या होते हैं। तो कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन f विच इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ एन ओपन सेट G इज कॉल्ड होलोमॉर्फिक इन G। होलोमॉर्फिक होने का मतलब हुआ कि एक ओपन सेट के हर पॉइंट पे अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसको होलोमॉर्फिक बोलते हैं। सो व्हाट आर होलोमॉर्फिक फंक्शंस, फंक्शंस विच आर डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट, ठीक है ना, ऑफ एन ओपन सेट। नेक्स्ट है होलोमॉर्फिक फंक्शन एट अ पॉइंट का क्या मतलब है। तो जब पॉइंट पे कोई कंसेप्ट डिफाइन करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, तो हम क्या करते हैं कि उसके अराउंड एक नेबरहुड में डिफाइन करते हैं वो चीज़। तो अगर मुझे होलोमॉर्फिक एट अ पॉइंट बोलना है तो देखो ये कह रहे हैं कि किसी फंक्शन को होलोमॉर्फिक एट अ पॉइंट कहेंगे
अगर आपको उस पॉइंट के अराउंड एक सूटेबल क्या नाम है ओपन डिस्क मिल जाए विद सेंटर दैट पॉइंट, जिसके हर पॉइंट पे फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल हो जाए, ठीक है ना, या यूं कहें कि इस ओपन डिस्क पे फंक्शन होलोमॉर्फिक हो जाए। तो अगर किसी पॉइंट ए को सेंटर मान के एक सूटेबल रेडियस की ऐसी आप ओपन डिस्क बना पाओ कि उस ओपन डिस्क पे अपना फंक्शन होलोमॉर्फिक हो जाए, मतलब उसके हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो जाए, तो ऐसे हम फंक्शन को बोलते हैं कि वो उस पॉइंट पे होलोमॉर्फिक है, ठीक है। कहीं कहीं इसको रेगुलर पॉइंट भी डिफाइन करते हैं, ठीक है, ओके। और फिर बहुत सारे रिजल्ट हैं तमाम, जैसे ये रिजल्ट है कि एवरी होलोमॉर्फिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस, मतलब जैसे आपको पता है एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, वैसे ही होलोमॉर्फिक फंक्शन भी क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे, सेम मैनर में प्रूफ होगा, क्योंकि होलोमॉर्फिक का मतलब क्या हुआ, एक ओपन सेट के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी से ये डायरेक्टली आ जाएगा, कोई जादू नहीं है इसमें। नेक्स्ट कह रहे हैं कि सपोज दैट एफ इज होलोमॉर्फिक इन रीजन जी एंड दैट एफ डैश जेड इज जीरो फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू जी, देन एफ इज कांस्टेंट। अब मैंने आपको एक रिजल्ट कराया है, इसी लेक्चर में कराया है, क्या कराया है कि अगर कोई फंक्शन आपके पास है जिसका पार्शियल डेरिवेटिव रियल वैल्यूड फंक्शन यू अगर है जिसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई बोथ वैनिश ऑन एवरी पॉइंट ऑफ सम रीजन डी, देन दैट फंक्शन हैज टू बी कांस्टेंट। तो मुझे दिखाना ये है कि भाई एफ कांस्टेंट है ना। एफ को कांस्टेंट दिखाने के लिए एफ क्या होता है सॉल्यूशन, अगर मैं इसको प्रूव करना चाहूं, एफ अपना क्या होता है, हाँ एफ अपना क्या होता है, एफ होता है यू प्लस आई वी। तो अगर मुझे एफ को कांस्टेंट दिखाना है, अगर मैं यू और वी को कांस्टेंट दिखा दूं तो एफ ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। एफ डैश जेड जीरो दिया हुआ है, एफ डैश जेड होता क्या है, एफ डैश जेड होता है, मैंने आपको बताया यू एक्स प्लस आई वी एक्स होता है, ये जीरो दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यू एक्स इक्वल टू जीरो एंड वी एक्स इक्वल टू जीरो ऑन द रीजन जी। और क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, सिंस एफ इज डिफरेंशिएबल नहीं इनफैक्ट होलोमॉर्फिक दिया है, हाँ बात वही हुई, होलोमॉर्फिक इन जी, इसका मतलब सी आर इक्वेशन मस्ट सेटिस्फाई, सी आर इक्वेशंस मस्ट सेटिस्फाई। और इसका क्या मतलब है, सी आर इक्वेशन मस्ट सेटिस्फाई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि देयर एग्जिस्ट नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड यू आई इक्वल टू माइनस वी एक्स, है ना। और यू एक्स किसके बराबर है, ऑलरेडी जीरो के बराबर, तो यहां से जीरो इक्वल टू वी वाई हो गया, ये हर पॉइंट ऑन जी पे है ना। और ऐसे ही वी एक्स किसके बराबर है, जीरो के, तो वी एक्स जीरो है तो यहां से यू वाई जीरो हो गया। तो अल्टीमेटली अगर मैं इसको मिलाऊं, ये वाला जो मैंने बताया यहां पे, इस इंफॉर्मेशन को अगर मैं मिक्स कर दूं इस इंफॉर्मेशन के साथ, तो क्या आ जाएगा अपने पास, यू एक्स भी जीरो है, यहां से यू वाई जीरो है, यहां से वी एक्स जीरो है, यहां से वी वाई जीरो है ना। तो अल्टीमेटली हम क्या कंक्लूड करेंगे, देयरफॉर यू एक्स इज इक्वल टू यू वाई इक्वल टू जीरो ऑन जी और वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई इक्वल टू जीरो ऑन जी। और फिर हमने जो रिजल्ट किया है उससे हमको पता चल गया यहां से कि u इज कांस्टेंट, और यहां से अपने को पता चल गया v इज कांस्टेंट। और जब u और v दोनों कांस्टेंट हो गए तो यहां से पता चल जाएगा f इज इक्वल टू यू प्लस आई वी इज कांस्टेंट। अब यहां पर रीजन होना जरूरी है, रीजन मतलब ओपन कनेक्टेड, केवल ओपन हो अगर ना, जीरो सेट है अगर वो केवल ओपन हो तो ये कंक्लूजन होल्ड करे इसकी गारंटी नहीं है। ओपन कनेक्टेड सेट पे अगर है कोई फंक्शन जिसका डेरिवेटिव हर पॉइंट पे जीरो हो जा रहा है, मतलब होलोमॉर्फिक है उस ओपन कनेक्टेड सेट में और डेरिवेटिव हर पॉइंट पे जीरो हो जा रहा है, ऐसा फंक्शन कांस्टेंट होगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी फंक्शन जिसका किसी ओपन सेट के हर पॉइंट पे, मतलब जो होलोमॉर्फिक फंक्शन है किसी ओपन सेट पे और उसका डेरिवेटिव हर पॉइंट पे वैनिश हो रहा हो, जरूरी नहीं कि वो कांस्टेंट हो।
So function whose derivative vanish at every point of some set S need not be constant. In fact, if even if you replace this sum set by some open set, still the conclusion may not hold. ठीक है, sum open set. ठीक है, let me write sum open set. ठीक है, ठीक है, सम ओपन सेट एस नीड नॉट बी कॉन्स्टेंट. एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं एस ले रहा हूं, डिस्क विद सेंटर एट ओरिजिन रेडियस 1, मतलब ऐसे दो डिस्क बना लो ना, कोई भी दो डिस्क बना लो, बस एक बना लो ये वाली, ऐसे कर लो ना, कोई भी दो पॉइंट ले लो, मान लो एक पॉइंट मैंने ले लिया 1, एक पॉइंट ले लिया मैंने 0, तो मैं ना आधी रेडियस का यहाँ पे सर्कल बना देता हूँ ऐसे, मतलब डिस्क जिसकी रेडियस हाफ है. ठीक है, और आधी रेडियस का ही इसके 1 के अराउंड भी बना देता हूँ मैं. ठीक है, 1 के अराउंड. समझ जाना है, सीधी लाइन है. ठीक है, यहाँ पे 1 है, इसके अराउंड भी आधी रेडियस का ही बना देता हूँ. तो ऐसा कुछ होगा, ये इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा. ये है आपका डिस्क विद सेंटर ओरिजिन रेडियस हाफ, और ये है डिस्क विद सेंटर एट 1 रेडियस हाफ. ठीक है, ना. तो 0, हाफ यूनियन डिस्क विद सेंटर एट 1 रेडियस हाफ. अब मैंने लिया, अब मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, डिफाइन f फ्रॉम S टू कॉम्प्लेक्स प्लेन एस f ऑफ z is equal to 1 if z belongs to the disk 0, half, and it is -1 if z belongs to the disk 1, half. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसका हर पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 आने वाला है, क्योंकि इस डिस्क पे अलग कांस्टेंट है, इस डिस्क पे अलग कांस्टेंट है तो इस अगर इंडिविजुअली डिस्क पे देखा जाए तो फंक्शन कांस्टेंट है ना. तो इस डिस्क पे भी डेरिवेटिव 0, इस डिस्क पे भी डेरिवेटिव 0, मतलब पूरे एस के क्या नाम है पॉइंट्स पे डेरिवेटिव 0, और एस ओपन सेट भी है, बीइंग यूनियन ऑफ टू ओपन सेट्स. तो एक ओपन सेट के हर पॉइंट पे एफ का डेरिवेटिव 0 आ रहा है, मतलब एफ होलोमॉर्फिक है एक ओपन सेट पे जिसका डेरिवेटिव हर पॉइंट पे वेनिस हो रहा है उस ओपन सेट के. पर आप देख सकते हैं कि एफ कांस्टेंट नहीं है. ठीक है, तो ऐसा जो नहीं कि हमेशा ये फंक्शन कांस्टेंट हो जाए, कुछ कंडीशंस होती हैं. नेक्स्ट देखना, अब ये जितने भी आगे रिजल्ट आने वाले हैं वो सारे के सारे रिजल्ट जो हैं वो बस कॉची रीमान इक्वेशंस को यूज करके प्रूव किया जा सकते हैं, एंड हर एक रिजल्ट में पीछे वाला यूज हो जाएगा. जैसे अभी मैंने बताया कि अगर जो है, मैंने पहले बताया था कि अगर कोई फंक्शन यू है, रियल वैल्यूड है, उसका हर पॉइंट पे अगर डेरिवेटिव जो है वो क्या नाम है वेनिस हो जा रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, डेरिवेटिव नहीं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई अगर वेनिस हो जा रहा है किसी रीजन के, तो वो फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा. ये मैंने आपको बताया था. उसको यूज करके मैंने ये बताया कि अगर अपने पास कोई होलोमॉर्फिक फंक्शन है जिसका किसी रीजन के हर पॉइंट पे डेरिवेटिव वेनिस हो जा रहा है, तो ऐसा फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा. अब उसको यूज करके आप ये वाला प्रूव कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है जिसका मॉड कांस्टेंट है, सीआर इक्वेशंस का एप्लीकेशन करके आप दिखा सकते हैं कि वो फंक्शन भी कांस्टेंट होगा. तो कोई भी होलोमॉर्फिक फंक्शन ऑन अ रीजन इज इंपॉर्टेंट है ना, तो कोई भी होलोमॉर्फिक फंक्शन इन रीजन जी जिसका मॉड कांस्टेंट है वो फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा. ऐसे नेक्स्ट रिजल्ट है कि कोई भी होलोमॉर्फिक फंक्शन किसी रीजन जी पे अगर है और जिसका रियल पार्ट कांस्टेंट है, वो फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा. हर एक में सीआर इक्वेशन लगानी और कुछ नहीं करना है. ठीक है ना. ऐसे ही अगर इमेजिनरी पार्ट कांस्टेंट है किसी होलोमॉर्फिक फंक्शन का इन रीजन जी, तो वो फंक्शन भी कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है ना. इन सब के प्रूफ एक ही रास्ते से होके जाएंगे, सीआर इक्वेशन. ठीक है, मान लो एफ होलोमॉर्फिक है इन रीजन जी एंड एफ जेड इज रियल फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू जी, देन एफ इज कांस्टेंट. अगर कोई रियल वैल्यूड है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि अगर कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, इसके सीआर इक्वेशंस से भी कर सकते हैं वैसे. ठीक है, ये कह रहे हैं कि सपोज दैट एफ इज होलोमॉर्फिक इन रीजन जी
and fz is real for all z belongs to g, then f is constant. fz is real for all z belongs to g, then f is constant. ठीक है, कैसे कैसे कांस्टेंट हो जाएगा अगर इसका मुझे प्रूफ करना है. फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स प्लेन से आर तक. नाउ दैट मींस इट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, और होलोमॉर्फिक भी दे रखा है. अच्छा, रीजन से दिया हुआ है, तो चलो जी से लेकर के आर तक दिया हुआ है. जी सम रीजन इन सी, ठीक है ना, और होलोमॉर्फिक है. ठीक है, जैसे होलोमॉर्फिक कहा तो फिर कौशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. तो मान लेते हैं कि भाई एफ इज इक्वल टू यू प्लस आई वी है ना, एफ इज इक्वल टू यू प्लस आई वी है. ठीक है, तो कौशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. तो यू एक्स इक्वल टू वी वाई है एंड यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स है. ठीक है, अब रियल वैल्यूड कहा है, तो रियल वैल्यूड कहा है तो यहां से कुछ निकल सकता है क्या, रियल वैल्यूड कहने की वजह से यहां से तो कुछ नहीं निकल रहा. ठीक है, ये सब रियल नंबर्स ही हैं तो बराबर आ गए, तो इससे कैसे हम कंक्लूड करें कि फंक्शन कांस्टेंट होगा. तो और कुछ तरीका ढूंढते हैं. देखो, घरवा मत जाया करो. एफ होलोमॉर्फिक दिया हुआ है तो कौशी रीमान इक्वेशन की एक और फॉर्म भी तो होती है. कौन सी, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/i एफ वाई. अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि आई एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई है. अब इंटरेस्टिंग ये है कि एफ एक्स एक रियल नंबर होगा, एफ वाई भी एक रियल नंबर होगा, क्योंकि फंक्शन जो है अपना रियल वैल्यूड है, तो उसके पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई रियल नंबर्स होंगे. अब अगर ऐसा है ना, अगर ऐसा है तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर, अब ध्यान समझना, ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है. एफ एक्स एंड एफ वाई दे आर रियल नंबर्स. ठीक है, एट एनी पॉइंट जेड दे आर रियल नंबर्स. तो ये रियल नंबर अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर आ रहा है तो ये तभी संभव है जब एफ एक्स बराबर एफ वाई बराबर 0 हो जाए. अदरवाइज एक रियल नंबर कैसे एक प्योरली इमेजिनरी नंबर के बराबर आ सकता है, नहीं आ सकता है. ठीक है ना, ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो आई टाइम मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्योरली इमेजिनरी हो गया, और इधर रियल नंबर है, तो ये तभी पॉसिबल है जब एफ एक्स और एफ वाई दोनों 0 हो. और अगर एफ एक्स एफ वाई दोनों 0 हैं तो फंक्शन का डेरिवेटिव को 0 होना ही पड़ेगा, क्योंकि एफ एक्स क्या था, एफ एक्स था यू एक्स प्लस आई वी एक्स 0 हो गया, एंड यू वाई प्लस आई वी वाई 0 हो गया, है ना, ये एफ एक्स था अपना. तो यहां से इंप्लाई हो जाएगा कि यू एक्स इक्वल टू वी एक्स इक्वल टू 0, और यहां से इंप्लाई हो जाएगा यू वाई इक्वल टू वी वाई इक्वल टू 0. तो इसका मतलब यू एक्स बराबर वी आई, यू एक्स बराबर यू वाई बराबर 0 हो गया, और वी एक्स बराबर वी वाई बराबर 0 हो गया. तो यहां से पता चला कि u इज कॉन्स्टेंट, है ना, और यहां से पता चला कि v इज कॉन्स्टेंट. तो यहां से पता चल गया देयरफॉर f को अगर मैं u प्लस आई वी कहूं तो वो भी कॉन्स्टेंट होगा. तो फिर वही कहीं ना कहीं बात कहां पे आ गई, सी आर इक्वेशंस पे. तो यहां पे भी सी आर इक्वेशन से यूज हुआ. ठीक है, ऐसे ये तमाम रिजल्ट्स प्रूव किए जा सकते हैं कि अगर कोई नॉन कांस्टेंट होलोमॉर्फिक फंक्शन है इन रीजन जी, देन मॉड एफ, रियल एफ और इमेजिनरी एफ कभी भी कांस्टेंट कभी भी होलोमॉर्फिक नहीं हो सकते हैं. क्यों नहीं हो सकते होलोमॉर्फिक, क्योंकि मॉड एफ रियल नंबर है. रियल वैल्यूड फंक्शन अगर होलोमॉर्फिक है तो फिर उसको कांस्टेंट होना पड़ेगा, है ना. ये लिखा है ना, आपने अभी बताया यहाँ पे. ठीक है, कांस्टेंट, है ना, मतलब उसका डेरिवेटिव हर पॉइंट पे 0 होना पड़ेगा ऐसे. तो कोई भी फंक्शन अगर नॉन कांस्टेंट होलोमॉर्फिक है किसी रीजन में, तो उस फंक्शन का मॉड ले लो, या उसका रियल पार्ट ले लो, या फिर उसका इमेजिनरी पार्ट ले लो. ये जो रियल वैल्यूड फंक्शंस बनेंगे ये कभी भी होलोमॉर्फिक नहीं बनेंगे. ठीक है ना, ये कभी भी होलोमॉर्फिक नहीं बनेंगे. इसलिए मॉड जेड जो है वो होलोमॉर्फिक नहीं होता, एक्स होलोमॉर्फिक नहीं होता, वाई होलोमॉर्फिक नहीं होता, है ना. ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा. अगर u और v ऐसे हैं कि u प्लस आई वी होलोमॉर्फिक हो जाए रीजन g में, देन u एंड v आर हार्मोनिक फंक्शंस. हार्मोनिक का मतलब क्या होता है, हार्मोनिक फंक्शंस का मतलब ये हुआ दैट इज
u का पार्शियल डेरिवेटिव 2 बार विद रिस्पेक्ट टू x करो और u का पार्शियल डेरिवेटिव दो बार विद रिस्पेक्ट टू y करके जोड़ो तो 0 आएगा। ऐसे v का 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करो और v का पार्शियल डेरिवेटिव 2 बार विद रिस्पेक्ट टू y करो तब भी 0 आएगा। ये मतलब होता है हार्मोनिक होने का। ठीक है, तो ये एक प्रकार से टेस्ट है कि अगर आपको दिया हुआ है रियल और इमेजिनरी पार्ट और आपको पता करना है कि ये किसी एनालिटिक फंक्शंस के या होलोमॉर्फिक, एनालिटिक मैंने वर्ड यूज़ कर लिया, एनालिटिक होलोमॉर्फिक में इक्विवेलेंट यूज़ करूँगा, तो किसी होलोमॉर्फिक फंक्शन के क्या नाम है रियल और इमेजिनरी पार्ट है कि नहीं। तो एक टेस्ट ये है कि भाई ये हार्मोनिक फंक्शंस होने चाहिए। तो अगर ये हार्मोनिक फंक्शंस नहीं है तो फिर ये रियल और इमेजिनरी पार्ट किसी होलोमॉर्फिक फंक्शन के नहीं हो सकते हैं, दोनों को होना पड़ेगा होलोमॉर्फिक क्या नाम है हार्मोनिक। ठीक है, ओके। ऐसी नेक्स्ट एक रिजल्ट है कि अगर आपका कोई भी होलोमॉर्फिक फंक्शन है किसी रीजन जी में और अगर उसका आर्गुमेंट जो है वो कांस्टेंट है तो एफ कांस्टेंट हो जाएगा एकदम। इसको भी सीआर इक्वेशन से आप प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक डेफिनेशन दे दी कि अगर u प्लस आई वी होलोमॉर्फिक है किसी रीजन जी पे तो जो v है ना उसको हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहते हैं u का। तो v को बोलते हैं u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट, v को बोलते हैं u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट। अगर u प्लस आई वी क्या हो जाए, क्या हो जाए, होलोमॉर्फिक। ठीक है, आई बात समझ में। अब ये फिर वही सीआर इक्वेशंस यूज करके प्रूव किया जा सकता है कि अगर f इज इक्वल टू यू प्लस आई वी ऐसा है कि u एंड v आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। अब u एंड v आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर का मतलब हुआ कि f इज इक्वल टू यू प्लस आई बी भी होलोमॉर्फिक है और g इज इक्वल टू v प्लस आई यू भी होलोमॉर्फिक है। तो अगर ऐसा है तो फिर दोनों तो फिर अपना जो फंक्शन f है उसको क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा। ठीक है, सीआर इक्वेशंस यूज करके डायरेक्टली ये चीज आ जाएगी। एक क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे हैं कंसिडर द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इज आर ट्रू, दोनों पूछा है। कह रहे हैं कि एफ इज होलोमॉर्फिक ऑन सम ओपन सेट, एफ इज नॉट होलोमॉर्फिक, एफ इज नो वेरी डिफरेंशिएबल, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ इज अ क्लोज सबसेट ऑफ सी। तो कहाँ डिफरेंशिएबल है पहले देखना है अगर आपको, तो u क्या हो गया आपका, u हो गया, चलो आप ऐसा करो, हाँ ठीक है, एफ एक्स निकालो पहले, एफ एक्स हो जाएगा 2x, इसका तो 0 हो जाएगा, और फिर एफ वाई निकालो, एफ वाई हो जाएगा 2 आयोटा वाई। अब अपने पास कंडीशन क्या होती है, फॉर डिफरेंशिएबिलिटी सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, नेसेसरी कंडीशन, तो आई एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई होना चाहिए, तो 2 आई एक्स इज इक्वल टू 2 आई वाई होना चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू वाई। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कहाँ हो रहा है, केवल इस लाइन पे, ये लाइन पे। सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन इज द लाइन y इक्वल टू एक्स। और लाइन y इक्वल टू एक्स कैसा सबसेट है, सी का क्लोज सबसेट है। और लाइन y इक्वल टू एक्स क्या ओपन सेट है, नहीं है। तो ओपन सेट नहीं है जब, तो अगर एक ऐसा सेट है जिसके पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है बट किसी ओपन सेट पे नहीं है जो उस पूरे सेट को कंटेन करे डिफरेंशिएबल, तो ऐसा फंक्शन जो है फिर होलोमॉर्फिक नहीं होगा, है ना। अगर होलोमॉर्फिक होता तो एक ऐसा ओपन सेट मिलना चाहिए था जो इस लाइन को कंटेन करता और उसके हर पॉइंट पे फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा, है ना, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, तो होलोमॉर्फिक फंक्शन अपना नहीं हो सकता। एफ इज होलोमॉर्फिक ऑन सम ओपन सेट है ही नहीं, क्यों, क्योंकि कोई ओपन सेट मिलेगा ही नहीं जो इस पूरे लाइन सेगमेंट को कंटेन करे और जिसके हर पॉइंट पे अपना फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, क्योंकि ये फंक्शन केवल y इक्वल टू एक्स पे डिफरेंशिएबल है। जरा सा भी हटे इस लाइन से तो डिफरेंशिएबिलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो कोई ओपन सेट नहीं मिलेगा इस लाइन को कंटेन करने वाला जिसके हर पॉइंट पे अपना फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, तो ये होलोमॉर्फिक नहीं है। एफ इज नॉट होलोमॉर्फिक, ये सही है। एफ इज नो ओवर डिफरेंशिएबल, ये गलत है। डिफरेंशिएबल तो है लाइन y इक्वल टू एक्स पे। ठीक है, ओके। अब देखना ध्यान से, ये क्वेश्चन है कि सपोज f इज होलोमॉर्फिक ऑन सम रीजन g and assume that at all the point z belongs to g either f is 0 or its derivative is 0, then the range of f is, ये कह रहे हैं कि या तो मतलब हर पॉइंट पे या तो f 0 है या तो उसका डेरिवेटिव 0 है ना। कोई भी z लिया तो उस z पे या तो f z 0 होगा या तो f डैश z 0 होगा। कोई भी z डैश लिया तो या तो उस पे f z डैश 0 होगा या तो f डैश z डैश 0 होगा, है ना। कोई अल्फा लिया तो या तो उस पे f अल्फा 0 होगा या तो उस पे
एफ डैश अल्फा 0 होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा है, अब अगर मैं एक नया फंक्शन डिफाइन करूं, मान लो मैं फंक्शन डिफाइन कर देता हूं g इक्वल टू एफ जेड का स्क्वायर, तो जब मैं जी डैश जेड निकालूंगा तो ये भाई वही डेफिनेशन लगाओगे, 2 एफ जेड इंटू में एफ डैश जेड हो जाएगा। अब कोई भी पॉइंट अल्फा ले लो, आपको पता है या तो ये 0 है या तो ये 0 है, दोनों में से एक ना एक तो 0 है। तो मैं यहां से ये कंक्लूड कर सकता हूं कि जो जी डैश जेड है वो 0 हो जाएगा हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे जी डैश जेड जो है वो 0 हो जाएगा। और जी डैश जेड अगर किसी रीजन के हर पॉइंट पे 0 हो रहा है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना, होलोमॉर्फिक मतलब, तो ये कांस्टेंट होगा, तो जी इज कांस्टेंट। और अगर g कांस्टेंट हो गया, g था f का स्क्वायर, तो अगर f का स्क्वायर कांस्टेंट हो गया तो फिर f कांस्टेंट हो जाएगा। तो f अगर कांस्टेंट हो गया तो इसकी रेंज तो फिर सिंगलटन बनेगी, है ना। तो रेंज जो है f की, जो रेंज ऑफ f है वो कोई सिंगलटन सेट होगा, सम जेड नॉट। तो कॉम्पैक्ट सबसेट होगा क्या? हाँ, सिंगलटन कॉम्पैक्ट होता है। अनबाउंडेड होगा क्या? नहीं। ओपन सबसेट होगा क्या कॉम्प्लेक्स प्लेन का? नहीं। क्लोज सबसेट होगा क्या कॉम्प्लेक्स प्लेन का? हाँ, कॉम्पैक्ट है तो क्लोज और बाउंडेड दोनों होगा, सिंगलटन आया ये तो। ठीक है, ओके जी, आई बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं कंसिडर द स्टेटमेंट्स, देयर इज नो होलोमॉर्फिक फंक्शन विद रियल पार्ट यू एक्स वाई इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, इफ f इज एन एंटायर फंक्शन, एंटायर का मतलब होता है विच इज डिफरेंशिएबल ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन, है ना, एट एवरी पॉइंट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन, उसको एंटायर कहते हैं। इफ f इज एंटायर फंक्शन एंड एफ जेड इक्वल टू यू एक्स प्लस आई वी वाई, देन f मस्ट बी ए लीनियर पॉलिनोमियल, f मस्ट बी ए लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, पहले में कह रहे हैं कि देयर इज नो होलोमॉर्फिक फंक्शन जिसका रियल पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो। देखते हैं, u क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पहले तो भाई देख लो कि इसका जो है वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, कौन सी वाली, हार्मोनिक। तो यू एक्स आएगा 2x, यू एक्स एक्स क्या आएगा 2, यू वाई क्या आएगा -2y, यू वाई वाई क्या आएगा -2, दोनों को जोड़ दो तो यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई 0 हो गया, मतलब हार्मोनिक तो है। तो मतलब वो हम ये साफ साफ नहीं कह पाएंगे कि ये फंक्शन जो है रियल पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, अब आपको पूरा ही चेक करना पड़ेगा। मान लो बन गया, सपोज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन f सच दैट u इज रियल पार्ट ऑफ f, है ना। देयर एग्जिस्ट क्या बोला जाए, डिफरेंशिएबल होलोमॉर्फिक क्या बोला है, होलोमॉर्फिक। सपोज देयर एग्जिस्ट अ होलोमॉर्फिक फंक्शन, होलोमॉर्फिक फंक्शन f with real f is equal to u, say f is equal to u plus iv। तो अगर ऐसा है तो u x is equal to v y होना चाहिए एंड u y equal to माइनस वी एक्स होना चाहिए, है ना। तो u x क्या था अपना 2x, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 2x इक्वल टू हो जाना चाहिए वी वाई, और यू आई क्या था -2y इज इक्वल हो जाना चाहिए माइनस वी एक्स। तो यहां से वी वाई होना चाहिए 2x और यहां से वी एक्स होना चाहिए 2y। ठीक है, अब अगर मैं इसको 1 कह दूं, इसको 2 कह दूं, मैं यहां से इंटीग्रेट करूं तो यहां से v की वैल्यू आ जाएगी 2xy प्लस कांस्टेंट, जो कांस्टेंट आएगा वो x का फंक्शन होगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो मान लो gx। अब यहां से अगर मैं डेरिवेटिव करूं विद रिस्पेक्ट टू x तो हो जाएगा आपका 2y प्लस जी डैश एक्स। अब ये दोनों सेम होने चाहिए क्योंकि ये भी vx है, ये भी vx है, तो कंपेयर करोगे तो यहाँ 2y है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 है, तो जी डैश एक्स 0 होना चाहिए। सो जी डैश एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से g क्या आ जाएगा, g आ जाएगा कोई कांस्टेंट, और g कांस्टेंट हो गया तो अपना v क्या बन गया, v बन गया 2xy प्लस कांस्टेंट c मान लो। तो ऐसा v आपको मिल गया तो आपका f पूरा बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये u हो गया प्लस आयोटा 2xy प्लस c। तो ऐसा एक नहीं, ऐसे बहुत सारे फंक्शन मिलेंगे
जिनका कि ये रियल पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, पहली वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर दूसरे में कह रहे हैं कि अगर f एक एंटायर फंक्शन है और एफ जेड जो है वो यू एक्स प्लस आई वी वाई है, तो इसका मतलब ये है कि u केवल x का फंक्शन है, v केवल y का फंक्शन है। तो कह रहे हैं कि f मस्ट बी ए लीनियर पॉलिनोमियल। अब आपने कह दिया कि एफ जेड एंटायर है, आपने क्या बोल दिया कि एफ जेड जो है एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स प्लस आयोटा वी वाई, आपने कह दिया ये एंटायर है, इज एंटायर। तो अगर ये कोई एंटायर फंक्शन है, तो एंटायर फंक्शन है तो वही मतलब डिफरेंशिएबल है पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, तो कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो आपके पास होना चाहिए डेल यू अपॉन डेल एक्स, दैट मीन्स यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। तो अब ये लाइन की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, यू वाई तो वैसे जीरो हो जाएगा, केवल एक्स का फंक्शन है, और वी एक्स जो है वैसे जीरो होगा, केवल वाई का फंक्शन है। तो इसका मतलब डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी वाई। अब यहां देखो केवल x का फंक्शन है, यहां देखो केवल y का फंक्शन है। अगर केवल x का फंक्शन केवल y के फंक्शन के बराबर हो रहा है तो फिर वो दोनों को कांस्टेंट होना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब यहां से अपना u का वैल्यू हो जाएगा dx प्लस सम कांस्टेंट से d1, और यहां से इसको इसके बराबर करके इंटीग्रेट करोगे तो v की वैल्यू हो जाएगी dy प्लस सम कांस्टेंट से d2। तो f क्या हो जाएगा अपना, f हो जाएगा u प्लस आई वी, u क्या है अपना डी एक्स प्लस डी वन, और v क्या है अपना डी वाई प्लस डी टू। तो इसको सॉल्व करो तो डी एक्स प्लस डी वन प्लस आयोटा डी वाई प्लस डी टू, आयोटा डी टू। तो यहाँ से d तो कॉमन हो जाएगा, x प्लस आयोटा वाई हो जाएगा इन दोनों टर्म्स को लेके, प्लस डी वन प्लस आयोटा डी टू हो जाएगा। तो ये तो हो गया डी जेड, प्लस इसका नाम कैपिटल डी रख दो, जहां कैपिटल डी इज डी वन प्लस आयोटा डी टू, कॉन्स्टेंट है कोई। तो एफ जेड क्या आ गया, एफ जेड बिकम्स अ लीनियर पॉलिनोमियल। एफ जेड क्या बन गया, एक लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी जो है वो सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। सो बोथ S1 S2 आर ट्रू, ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो बस ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे देते हैं, ठीक है ना। दिस इज होमवर्क। ठीक है ना, तो ये होमवर्क करिएगा और आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो आप लोगों को जो है इंटीग्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।